सो हेलो एवरीवन। सो आज अपन रिवाइज करने वाले हैं द चैप्टर ऑफ बैंक ऑडिट। ज्यादातर सीए फाइनल स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ के जाने का सोचते हैं, बट मैं आपको बता दूं इस वीडियो के बाद आपको इस टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना रहेगा। और क्योंकि एग्जाम पास आ गया है तो मैं एक बहुत ही रैपिड वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इस चैप्टर के ऊपर, जिससे आपके सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे एंड मोस्ट लाइकली आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम में क्रैक कर पाओगे। ठीक है सर। तो सबसे पहले जाइए और नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेक्शन 29 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट। सेक्शन 29 बोलता है साहब कि बैंकिंग कंपनी को जो बैलेंस शीट बनाना है, पीएनएल बनाना है, वो थर्ड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से बनाना है। मतलब हमारा भी थर्ड शेड्यूल है, उनका भी थर्ड शेड्यूल है, बट उनका थर्ड शेड्यूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाला है, जिसमें फॉर्म ए बैलेंस शीट के लिए है, फॉर्म बी पीएनएल के लिए है। अच्छा सर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है नॉर्मली उनके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल होता है, बट बैंकिंग कंपनीज के ऊपर एएस एप्लीकेबल होएगा। उसके अलावा बैंकों में ब्रांच का भी जो कॉन्सेप्ट होता है कि ब्रांचों का भी ऑडिट कंपलसरी होता है, वो कॉन्सेप्ट प्राइवेट बैंक्स के केस में मैंडेटरी नहीं है। मतलब प्राइवेट बैंक्स के केस में ब्रांच ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सेक्शन 13 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। अब सर अकाउंट्स का ऑडिट कौन करेगा? भाई ऑडिट का जो अकाउंट्स का ऑडिट है वो तो एक ही बंदा करेगा, दुनिया में एक ही बंदा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। बोला जो बंदा क्वालिफाइड है कंपनीज का ऑडिट करने के लिए, वही बंदा क्या करेगा? बैंकों का भी ऑडिट करेगा। ठीक है सर। और साथ ही साथ जो नेशनलाइज बैंक्स होंगी या पब्लिक सेक्टर बैंक्स होंगी, ये चार से ज्यादा फर्म्स अपॉइंट करेंगी एज स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स। ओके सर, छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू के लिए काम आ सकती हैं। ऑथोरिटी अपॉइंटिंग द ऑडिटर्स, कौन अपॉइंट करेगा ऑडिटर्स को? बोला सर सिंपल सी चीज है, बैंकिंग कंपनी अगर है तो मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करने दो यार, लेकिन आरबीआई के अप्रूवल ले लेना। लेकिन अगर नेशनलाइज बैंक्स है तो नेशनलाइज बैंक्स में ओनर्स कौन रहेगा? गवर्नमेंट रहेगा ना, तो वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा। और प्लस साथ में क्या चाहिएगा? आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं। फिर आता है कंडक्टिंग द ऑडिट। बोला बैंक ऑडिट को आप मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हो सर। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशन, फिर अंडरस्टैंडिंग फेज, फिर रिस्क असेसमेंट फेज, और फिर एग्जीक्यूशन फेज, और फिर रिपोर्टिंग फेज। अब देखना सर यहाँ पे कुछ नहीं है, सारे स्टैंडर्ड्स का रिवीजन एक तरीके से। सबसे पहले इनिशियल कंसिडरेशंस। इनिशियल कंसिडरेशंस में आप दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले, ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले अब मैं मार्क करा रहा हूं इन पॉइंट्स को, बी एंड ए। बी मतलब बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट, ए मतलब आफ्टर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। सबसे पहले सर बी, बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। बोला साहब एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ना एंगेजमेंट रिस्क को असेस कर लेना, ये जरूरी है। ठीक है सर। फिर बी यानी बिफोर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। बोला सर एक ना डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस लेना होता है बैंक्स को, तो बैंकों को ना डिक्लेरेशन ऑफ इंडेप्टनेस दे देना। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट भी बी। बोला सर आपको अगर स्टैट ऑडिट का ऑफर आ रहा है, आप ये देख लेना कि आप बैंक का इंटरनल ऑडिट तो नहीं कर रहे, कॉन्करेंट ऑडिट तो नहीं कर रहे। अगर आप बैंक के इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, कॉन्करेंट ऑडिट कर रहे हो, तो स्टैट ऑडिट के लिए मना कर देना, इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ओके सर, ये क्या हो गया सर? सारे बी वाले पॉइंट्स। एक और ये पॉइंट है, बी में मार्क करा रहा हूं मैं। बोला ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो प्रीवियस ऑडिटर है उसको कम्युनिकेट कर लेना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट क्लॉज 8 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। अब बाकी सारे आप वाले पॉइंट्स हैं। बोला अच्छा सर अब ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए, वेरी गुड। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट एंटर कर लेना एज पर ऐसे 210, प्लानिंग कर लेना एज पर ऐसे 300, और साथ ही साथ एक बढ़िया सा एंगेजमेंट टीम स्टैब्लिश कर लेना, बिकॉज ऑडिट तो वही लोग करने वाले हैं। उसके बाद आता है स्टेज 2 अंडरस्टैंडिंग फेज। अंडरस्टैंडिंग में पहला 3 पॉइंट सर 315 का है। बोला सबसे पहले बैंक का अंडरस्टैंडिंग ले लो, बैंक के इंटरनल कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग ले लो, और फिर बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का अंडरस्टैंडिंग ले लो। ठीक है सर। तो ये सारे 315 के पॉइंट्स हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लो, या बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो बैंक का जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है सर उसमें 5 बातें होनी चाहिए। कि सबसे पहले कोई भी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम तभी इफेक्टिव होएगा अगर टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व होएगा। अगर टीसीडब्ल्यूजी खुद इन्वॉल्व नहीं होएगा तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम गया तेल लेने, वो बेकार रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सबसे पहली चीज ओवरसाइट होनी चाहिए बाय द टीसीडब्ल्यूजी। दूसरी चीज एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द रिस्क, टू मेजर द रिस्क, टू मॉनिटर द रिस्क। एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए टू आइडेंटिफाई द रिस्क, टू मेजर द रिस्क, टू मॉनिटर द रिस्क। तीसरी चीज सर प्रॉपर कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, मतलब बढ़िया बढ़िया कंट्रोल्स होने चाहिए, जैसे कि एसओडीज हो गया, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो गया, लिमिट्स वगैरह सेट कर लिया कि ब्रांच मैनेजर कितना लोन दे सकता है, फिजिकल सिक्योरिटी वगैरह होनी चाहिए। फिर साहब जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज हैं उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो रिलायबल होना चाहिए, बिकॉज बैंक की जान बैंक के इंफॉर्मेशन सिस्टम में बसती है। अगर बैंक का इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलायबल होगा तभी डाटा रिलायबल होगा, अगर डाटा रिलायबल होगा तभी अपन आगे भर के ऑडिट भी कर पाएंगे। तो साहब इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलायबल होनी चाहिए।
तो ये 5 चीजें आ जाती हैं रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। कौन सी 5 चीजें? सबसे पहले TCWG का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर सिस्टम टू आइडेंटिफाई, मेजर एंड मॉनिटर द रिस्क। प्रॉपर कंट्रोल एक्टिविटीज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए। ये 315 में जो टॉपिक नहीं था कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, बिल्कुल वही है। फिर स्टेज 3 सब रिस्क असेसमेंट कर लीजिए। अब जहां जहां रिस्क है उसको असेस कर लीजिए। तो रिस्क असेसमेंट कहां करते हो सर? 315 में। तो सबसे पहले रोम असेस कर लीजिए 315 के हिसाब से, और साथ में फ्रॉड रिस्क असेस कर लीजिए 240 के हिसाब से। फिर बैंकिंग, जो आप क्या कर रहे हो, बैंकों को ऑडिट कर रहे हो, तो बैंक का स्पेसिफिक रिस्क असेस कर लीजिए। और बैंक कुछ चीजें आउटसोर्स कर देती हैं, तो आउटसोर्सिंग का रिस्क भी असेस कर लीजिए। यानी दुनिया जहां के सारे रिस्क असेस कर लीजिए। उसके बाद सर रिस्क असेस कर लिया, अब एग्जीक्यूशन कीजिए। अब रिस्क आपने जिस हिसाब से असेसमेंट की है उस हिसाब से बढ़िया से टीम बनाई है, वो टीम आपस में डिस्कस करेगा। जो रिस्क आपने असेस किया साहब, उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए 330 के अकॉर्डिंग। फिर आपने स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। आपने ऑडिट प्लान बनाना चाहिए 300 के अकॉर्डिंग। आपने उस ऑडिट प्लान को समराइज भी करना चाहिए ऐसे 300 के अकॉर्डिंग। फिर आपने ऑडिट मैटेरियलिटी डिसाइड करनी चाहिए ऐसे 320 के अकॉर्डिंग, एंड आपने गोइंग कंसर्न डिसाइड करना चाहिए 570 के अकॉर्डिंग। तो ये सारा स्टैंडर्ड्स है सर, और कुछ भी नहीं है। और फाइनली आपने क्या करना चाहिए? रिपोर्टिंग करना चाहिए। फाइनली आपने क्या करना चाहिए सर? रिपोर्टिंग करना चाहिए। ओके सर, उसके बाद देखना, अब आईटी इन्वायरमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस है। आईटी इन्वायरमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है मेनली। बोला सबसे पहले साहब, आप जब बैंक के आईटी सिस्टम को कंसीडर करोगे, हम सबको पता है कि बैंक का आईटी सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हम सबको पता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट लेना है एज पर ऐसे 315। तो आप किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग लोगे, या फिर बैंक आपके साथ आईटी सिस्टम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, बैंक आपके साथ क्या शेयर करेगा अपने आईटी सिस्टम के बारे में? सबसे पहले बैंक शेयर करेगा अपनी ओवरऑल आईटी पॉलिसी। ओके सर, तो बैंक ने शेयर कर दिया हमारे साथ अपना ओवरऑल आईटी पॉलिसी। अब आईटी को लेकर मेन चीज क्या होती है सर, कि डाटा जो होता है ना, डाटा का सबसे पहले इनपुट होता है, फिर उसके बाद डाटा का प्रोसेसिंग होता है, और फिर डाटा का आउटपुट जनरेट होता है। आपको यही 3 वर्ड्स याद रखना है। तो बोला सर सबसे पहले डाटा इनपुट। डाटा के इनपुट में क्या ध्यान रखना होता है? डाटा की इंटीग्रिटी का। तो डाटा का इंटीग्रिटी मेंटेन कर पा रहा है कि नहीं बैंक का आईटी सिस्टम, बैंक हमारे साथ शेयर करेगा। फिर प्रोसेसिंग, यानी डाटा प्रोसेसिंग के बारे में बैंक हमसे शेयर करेगा। और फिर आउटपुट, यानी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं, तो पार्टिकुलरली किस प्रकार के MIS रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स जनरेट हो रहे हैं, बैंक उसके बारे में भी हमारे साथ शेयर करेगा। तो देखो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लिस्ट में ये टॉपिक्स मैंने नहीं दिए हैं। कोई भी 4 पॉइंट्स अभी के लिए याद करके चलो, क्योंकि आपने पहले से अगर नहीं कर रखा है तो अभी के लिए 4 या 5 पॉइंट याद करके चलो, दैट इज बेटर देन डूइंग नथिंग। तो पार्टिकुलरली बैंक ऑडिटर के साथ क्या क्या चीजें शेयर करेगा? ओवरऑल आईटी पॉलिसी के बारे में चेक करेगा, इनपुट ऑफ द डाटा मतलब डाटा इंटीग्रिटी के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, MIS रिपोर्ट्स एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के बारे में। काफी है ये 4 से 5 पॉइंट्स। उसके बाद की सिक्योरिटी कंट्रोल्स व्हेन अंडरटेकिंग ऑडिट इन ए कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट। तो बोला साहब आप जब ऑडिट कर रहे होगे कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट का, की सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होंगे? सोचो की सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होंगे? साहब वो जो कंप्यूटर सिस्टम होगा उसके आगे लॉगिन पासवर्ड वगैरह लगा रहेगा। कंप्यूटर आईटी रूम के बाहर गार्ड्स वगैरह होंगे। क्यों होंगे? उनको किस बात का डर है? उनको इस बात का डर है कि जो डाटा कंप्यूटर सिस्टम में अवेलेबल है कोई उसे छेड़ ना दे, कोई उसमें अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स ना कर ले, कहीं उसको उसका एक्सेस ना ले कहीं एसओडी वायलेट ना हो जाए, मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज वायलेट ना हो जाए। मान लो मिस्टर राम को आईटी सिस्टम का एक्सेस है, कहीं श्याम आके एक्सेस ना कर ले, एसओडी वायलेट ना हो जाए, एक्सेस कंट्रोल वायलेट ना हो जाए, कोई गलत बंदा आके, कोई हैकर आके अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स ना कर दे। अगर ऐसा होता है तो डाटा एक्यूरेट नहीं रहेगा। तो ये सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो बैंक को क्या करना है सर? अंडरटेक करना है। सबसे पहले इंश्योर करना है कि जो भी डाटा प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल हो वो ऑथराइज्ड हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो। इंश्योर करना है कि सिस्टम प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट्स टू द प्रोग्राम। वेरीफाई करना है कि एक्सेस कंट्रोल्स बराबर हो, एसओडी प्रॉपर हो, और साथ ही साथ ये भी वेरीफाई करना है कि जो भी एक्सेप्शन रिपोर्ट सिस्टम जनरेट करेगा, एक्सेप्शन रिपोर्ट का मतलब क्या होता है सर? अगर इंटरनल कंट्रोल का कोई भी डिविएशन है तो हो सकता है आईटी सिस्टम कोई रिपोर्ट जनरेट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ब्रांच से 1 करोड़ के ऊपर का लोन दिया गया है विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द एचओ, तो हो सकता है कि वहां एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो, तो उन एक्सेस रिपोर्ट्स का ऑथराइजेशन हो रहा है कि नहीं रेगुलर बेसिस में, वो यहां पे आ जाएगा। और एक जनरल पॉइंट दिया हुआ है सर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर कि मान लीजिए कोई पावर फेलियर हो गया, या कोई प्रोसेसिंग फेलियर हो गया, या कोई मैकेनिकल फेलियर हो गया, तो ऐसा ना हो कि सिस्टम जब रीस्टार्ट हो रहा है तो जो डाटा वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो गया, डाटा वगैरह डिलीट हो गया।
याद है बचपन में, याद है बचपन में आप कंप्यूटर वगैरह में, लैपटॉप वगैरह में काम कर रहे होते थे, पावर फेलियर हो जाता था, फिर लाइट जाके वापस आती थी तो पता चलता था डाटा डिलीट हो गया। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो अगेन बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी 4 पॉइंट याद करके चलो। इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, बोला साहब इंटरनल ऑडिट के अंदर अगर हम रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट की बात करें तो उसके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है। देखो बेटा दुनिया का कोई भी रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्यों ना हो, 3 स्टेप्स हमेशा याद रख के चलना कि सबसे पहले अपने को इनहेरेंट रिस्क असेस करना होता है एज पर 315, उसके बाद अपने को कंट्रोल रिस्क असेस करना पड़ता है एज पर 315, और एक अपने को रिस्क मैट्रिक्स बनाना होता है। रिस्क मैट्रिक्स मतलब होता है एक बाजू में रिस्क लिखो, दूसरे के बाजू में कंट्रोल्स लिखो कि रिस्क अगेंस्ट कौन से कंट्रोल्स होने चाहिए। तो यहां भी आप देखना ये 3 पॉइंट तो सेम ही है, 3 पॉइंट याद करके चल लेना। सबसे पहले रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट में क्या करना है सर, आपने इनहेरेंट बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, फिर कंट्रोल रिस्क आइडेंटिफाई करना है, और फिर एक रिस्क मैट्रिक्स डेवलप करके चलना है। बता दूं अभी तक बैंक ऑडिट का इंपॉर्टेंट एरियाज हमने स्टार्ट नहीं किया। पैक्युलरिटीज इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट, बोला सर बैंक ऑडिट में ना पैक्युलरिटीज कौन से इन्वॉल्व है। अब ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने ऐसे मार्क किया हुआ है, मतलब स्टडी मैट का क्वेश्चन है। तो पैक्युलरिटीज क्या सर इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट, या क्या स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशंस हैं इन्वॉल्व इन बैंक ऑडिट। बोला सर बैंक के जो रिस्क होता है ना वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, बैंक के जो रिस्क होता है ना वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, और उसी की वजह से क्या हो जाता है सर, रिस्क राइज हो जाता है। एक वो हो गया। दूसरा सर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ना बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा होता है, वो आईटी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है, वो आईटी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। चौथी चीज बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बहुत सारी लॉज रेगुलेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। और पांचवी चीज, आज के टाइम में बैंक ना अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही होती है और ढेर सारे सर्विसेज ऑफर कर रही होती है। तो ये सारे अलग अलग पैक्युलरिटीज इन्वॉल्व होते हैं बैंक ऑडिट के। सबसे पहले बैंकों का खुद का रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क। दूसरी चीज स्केल ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, सर वॉल्यूम ऑफ बिजनेस बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज वो आईटी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। चौथी चीज उनके ऊपर लॉज रेगुलेशंस बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। और चौथी चीज वो आज के टाइम पे नए प्रोडक्ट्स नए सर्विसेज डेवलप करते हुए चलते हैं। अब आता है हमारा एडवांसेस का एरिया, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। सबसे पहले सर इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। एडवांसेस जो होता है ना बैंक की जान होती है, बैंक का हार्ट होता है। तो जो इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए, अब क्या क्या वेरीफाई करोगे। बोला साहब सबसे पहले क्रेडिट अप्रेजल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी आरे गहरे नत्थु खैरे को बैंक ने मुंह उठा के लोन दे दिया। तो क्रेडिट अप्रेजल होने चाहिए कि लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का सिस्टम क्या रहेगा, सेटिस्फैक्शन का सिस्टम क्या रहेगा, क्रेडिट वर्थीनेस बोरोवर का असेस करना है। जो भी एडवांसेस ऑथराइज्ड होने चाहिए। लोन देने से पहले बैंक शुड एग्जीक्यूट द लोन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्रेडिट वर्थीनेस वाला पॉइंट हो गया, डेलीगेट ऑथोरिटी वाला पॉइंट हो गया, दैट एडवांसेस आर सैंक्शनड अकॉर्डिंग टू द डेलीगेटेड ऑथोरिटी। लोन डॉक्यूमेंट्स का एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आपने किस पर्पस के लिए लोन सैंक्शन किया है, तो आपने सिस्टम तैयार करना चाहिए टू एंश्योर टर्म्स ऑफ सेक्शन एंड यूज ऑफ फंड्स, कि भाई साहब जिस पर्पस के लिए बोला था लोन चाहिए बोल के कहीं मिस यूज ऑफ फंड्स तो नहीं किया। बोला था कि एसएमई स्टार्ट करेंगे और पता चला कि पैसे कहीं और लगा दिए, तो उन चीजों के ऊपर कंट्रोल्स लगाने चाहिए। उसके अलावा पार्टिकुलरली बैंक को किस सिस्टम ले डाउन करना चाहिए कि जो भी एडवांसेस वगैरह सीसी एडवांसेस वगैरह है तो उनका रिन्यूअल्स वगैरह हो रहा है कि नहीं टाइमली। उसके बाद ड्रॉइंग पार वगैरह प्रॉपर्ली स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस में कैलकुलेट किया जा रहा है कि नहीं। ड्रॉइंग पार वगैरह स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस में कैलकुलेट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। तो 2 पॉइंट सीसी के हो गए, बाकी 4 पॉइंट जनरल लोन के हो गए। उसके बाद सर अपन इंपॉर्टेंट वाले एरिया में जा रहे हैं। एडवांसेस को लेकर साहब सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से होने चाहिए। एडवांसेस को लेकर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से होने चाहिए जो आप परफॉर्म करोगे। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से होने चाहिए सर जो आप परफॉर्म करोगे। बोला सर सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स का मतलब क्या होता है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आता क्या है मेनली, तो ऐसे 330 में पढ़ते हो ना आप। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर मेनली आप क्या करते हो सर, अकाउंट बैलेंसेस वगैरह चेक करते हो। तो यहां भी आपने क्या करना है सर, मास्टर डाटा चेक करना है। जो भी लोन अकाउंट्स है उनका मास्टर डाटा चेक करना है। जो भी लोन अकाउंट्स है उनका मास्टर डाटा चेक करना है कि जो मास्टर डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं है, जो मास्टर डाटा है वो करेक्ट है कि नहीं है। आप सोच के देखो यार, लोन को लेकर मास्टर डाटा में क्या क्या चीजें काम की होंगी। आप क्या क्या चेक करोगे, इंस्टॉलमेंट कितना बनता है, ईएमआई कितनी बनती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है, लोन का टेन्योर क्या है, बहुत लॉजिकल सी चीजें हैं। तो आप वो सारी चीजें सर क्या करोगे, वेरीफाई करोगे। दूसरी चीज, एक चीज ध्यान रखना, भले ही एक कस्टमर को बैंक ने कितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज क्यों ना दी हुई हो, भले ही एक कस्टमर को बैंक ने कितनी भी क्रेडिट फैसिलिटीज क्यों ना दी हुई हो, वो सब एक ही टैगिंग नंबर के अंदर आता है। तो वेरीफाई कर लेना कि वेदर ईच कस्टमर इज टैग्ड अंडर द सिंगल कस्टमर आईडी। वेरीफाई कर लोगे दैट ईच कस्टमर इज टैग्ड अंडर द सिंगल कस्टमर आईडी। ओके सर। तीसरी चीज,
आपका फोकस कौन सा अकाउंट्स में है सर? आपने कौन सा अकाउंट में फोकस करके चलना है? जो एनपीए बन सकती हैं, जो एनपीए बन सकती हैं, मतलब प्रॉब्लम अकाउंट्स को अपना आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम अकाउंट्स मतलब क्या हो गया पता है सर? प्रॉब्लम अकाउंट्स मतलब क्या हो गया सर पता है? जो हमारे एसएमए अकाउंट्स होते हैं, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं कि सर 90 डेज अभी तक हुआ नहीं है, मतलब एनपीए बना नहीं है बट बन सकता है, तो जो एसएमए अकाउंट्स होते हैं हमारे, तो उनको आपने क्या करना है सर? एग्जामिन करना है। एग्जामिन अकाउंट्स आइडेंटिफाइड टू बी प्रॉब्लम अकाउंट्स बट व्हिच हैव नॉट येट स्लिप्ड इनटू द एनपीए कैटेगरी। ओके सर। उसके बाद बोला सर आपने उन सारे अकाउंट्स को एग्जामिन करके चलना है जिनके ऊपर कोई भी एडवर्स कमेंट्स दिए गए हैं। आपने उन अकाउंट्स को एग्जामिन करके चलना है जिनके ऊपर कोई भी एडवर्स कमेंट्स दिए हुए हैं, चाहे वो कॉन्करेंट ऑडिटर ने दिया हो या फिर आरबीआई के इंस्पेक्टर ने दिया हो या फिर बैंक के इंटरनल इंस्पेक्शन टीम ने दिया हो। और चौथी चीज सर आपने एग्जामिन करना है क्विक ईयरली या फिर अर्ली मॉर्टेलिटी अकाउंट्स, यानी वो अकाउंट जो नए नए हैं, वो अकाउंट जो नए नए हैं बट 12 महीने के अंदर एनपीए बन गए, वो अकाउंट जो नए नए हैं बट 12 महीने के अंदर सर क्या हो गए? एनपीए बन गए। मतलब सर शादी की और बीवी 12 महीने के अंदर भाग गई या दूल्हा 12 महीने के अंदर भाग गया, इसका मतलब फ्रॉड का चांसेस था। इसका मतलब क्या था? फ्रॉड का चांसेस था कि 12 महीने के अंदर कैसे भाग गया भाई? हो सकता है पहले से प्लानिंग हो। तो 12 महीने के अंदर एनपीए कैसे हो गया भाई? हो सकता है पहले से प्लानिंग हो। तो एग्जामिन क्विक ऑब्लिक अर्ली मॉर्टेलिटी अकाउंट्स, यानी वो एडवांस वो अकाउंट्स जो पार्टिकुलरली क्या हो गया सर? 12 महीने के अंदर एनपीए बन गया। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है? सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर आता है। उसके बाद आता है रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस। आपने ये देखना है सर कि एडवांसेस रिकवरेबल हैं या नहीं है, पैसा आएगा नहीं आएगा। अब अपन अंतर्यामी तो है नहीं, तो अपन क्या रिव्यू करेंगे? रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस देखकर। अपन तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह रिव्यू कर सकते हैं। तो बोरोवर ने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी है वो रिव्यू कर लो। अच्छा, बोरोवर ने क्या दी होगी? लोन के बदले सिक्योरिटी दी होगी, तो सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन रिपोर्ट रिव्यू कर लो। फिर जब स्टॉक के अगेंस्ट बोरोवर लोन लेता है तो वो स्टॉक स्टेटमेंट्स वगैरह पीरियोडिकली सबमिट करता है, तो पीरियोडिक स्टेटमेंट्स वगैरह रिव्यू कर लो। ये 3 पॉइंट याद करते हुए चलो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो एडवांसेस की रिकवरेबिलिटी को असेस करने के लिए 3 चीजें चेक करके चलना। बोरोवर के लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेना, सिक्योरिटी का इंस्पेक्शन रिपोर्ट देख लेना, और जो बोरोवर पीरियोडिक स्टेटमेंट दे रहा है स्टॉक वगैरह के ऊपर, उसका रिपोर्ट चेक कर लेना। ओके सर। अब उसके बाद आता है हमारा वीआईपी वाला एरिया, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज एनपीए, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन, इनकम रिकॉग्निशन एंड प्रोविजन फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सबसे पहले सर एसेट जो एनपीए का बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, ये मैंने आपको दे दिया है, भले आपके मॉड्यूल में ना दिया हो ठीक से, कि सबसे पहले सर एनपीए की गिनती कब से चालू होती है? जब से पार्टिकुलरली पैसा ओवरड्यू होता है, जब से पैसा ओवरड्यू होता है। अच्छा सर, पैसा ओवरड्यू कब होता है? बोला इन केस फुल ड्यूज आर नॉट रिसीव्ड ऑन ए पार्टिकुलर ड्यू डेट, मतलब जो भी ड्यू डेट था लोन का, अगर उस दिन पैसे नहीं मिले तो अगले दिन अकाउंट ओवरड्यू बन जाता है। तो अगर 31 मार्च वाज द ड्यू डेट, तो 1 मार्च अप्रैल को क्या बन जाएगा? पार्टिकुलरली अकाउंट ओवरड्यू बन जाएगा। और अपने को 90 डेज की गिनती वहां से करनी है। 90 डेज पार हो गए तो कॉमन पार्लेंस में वो अकाउंट एनपीए बन जाएगा, और 90 डेज पार नहीं हुए तो 0 to 90 डेज के अंदर उस अकाउंट को एसएमए बोला जाएगा, मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट बोला जाएगा, यानी प्रॉब्लम अकाउंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं सर? प्रॉब्लम अकाउंट्स होते हैं। ओके सर। और एग्रीकल्चरल एडवांसेस में सिस्टम कुछ और होता है, याद होगा आपको इंटर वाले दिन कि एग्रीकल्चरल एडवांसेस में सिस्टम कुछ और होता है। वहां ये 90 डेज का चक्कर नहीं होता है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस में सिस्टम अलग ही होता है। वहां तो अपन ये देखते हैं कि फार्मर जो है वो शॉर्ट क्रॉप सीजन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन ले रहा है या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन ले रहा है। अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन ले रहा है और फिर अगर 2 क्रॉप सीजन तक पैसा ओवरड्यू है, तब अकाउंट एनपीए बनेगा। और अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लोन ले रहा है तो फिर अगर जो पैसा है वो एक पार्टिकुलरली क्रॉप ड्यू सीजन तक ड्यू है, तब अकाउंट क्या बनेगा सर? एनपीए बनेगा। तो अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए फार्मर लोन ले रहा है तो पार्टिकुलरली अगर 2 क्रॉप सीजन तक पैसे नहीं आए तब अकाउंट एनपीए बनेगा। और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए अगर फार्मर लोन ले रहा है तो भाई साहब लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब होते ही वो क्रॉप सीजन हैं जिसको जहां पे 1 साल से ज्यादा का समय लगता है, ठीक है ना, जहां पे 1 साल से ज्यादा का समय लगता है फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो ऑलरेडी वहां बैंक को बहुत लंबा समय वेट करना पड़ रहा है। तो वहां पे अगर 1 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आया तब अकाउंट को क्या माना जाता है सर? एनपीए माना जाता है। अच्छा सर, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होंगे, ये अपने को ध्यान नहीं रखना। हर स्टेट के अंदर एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। हर स्टेट के अंदर एक स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी होती है। तो अपने को पार्टिकुलरली क्या देखना है साहब कि जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है वो डिफाइन करता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या है, वो सारी चीजें वो डिफाइन करती हैं। क्रॉप सीजन का ड्यूरेशन क्या रहेगा। तो अपने को खाली ये इंश्योर करने का होता है दैट जो भी एनपीए के नॉर्म्स हैं,
that have been applied in accordance with the crop season determined by the state level bankers committee in each state. उसके अलावा मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे फर्दर क्लासिफिकेशन भी दिया है कि एनपीए के फर्दर क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, बट फाइनल के लिए रेलिवेंट नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दी हुई है। उसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया है कि साहब सीसी फैसिलिटी के केस में, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के केस में एनपीए कब माना जाता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी के केस में एनपीए कब माना जाता है। अब सबसे पहले कैश क्रेडिट फैसिलिटी होती क्या है। मान लो सपोज रिलायंस गया आईसीआईसीआई बैंक के पास और रिलायंस जाकर आईसीआईसीआई बैंक को बोला कि मेरे को ना एक सीसी अकाउंट खुलाना है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक दो चीजें करता है। स्टेप नंबर 1, आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, रिलायंस का नाम सैंक्शन लिमिट कैलकुलेट करेगा। सैंक्शन लिमिट का मतलब क्या हो गया, द टोटल एक्सपोजर आईसीआईसीआई कैन टेक अपॉन द रिलायंस, मतलब टोटल रिस्क आईसीआईसीआई रिलायंस के ऊपर कितना ले सकता है, टोटल एक्सपोजर। उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, उसके अंदर दुनिया जहां की चीजें आ जाएंगी, सीसी फैसिलिटी हो गई, टर्म लोन्स हो गई, फंडेड फैसिलिटी हो गई, नॉन फंडेड फैसिलिटी हो गई, सब कुछ हो गया। तो मान लो टोटल मिला के आईसीआईसीआई ने बोला कि 1000 करोड़ का पार्टिकुलरली सैंक्शन लिमिट हम डिसाइड कर सकते हैं रिलायंस के लिए। अब एक होती है सर डीपी लिमिट, ड्रॉइंग पार्ट लिमिट। डीपी लिमिट क्या होता है पता है, अब रिलायंस पूछेगा, अब रिलायंस से आईसीआईसीआई पूछेगा, बता तेरा स्टॉक कितना है, तेरा डेटर्स कितना है, बता तेरा स्टॉक कितना है, तेरे डेटर्स कितने हैं। ठीक है सर। अब मान लो रिलायंस ने बोला कि हमारे पास सर जी 200 करोड़ का स्टॉक है और 200 करोड़ के डेटर्स है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो इन स्टॉक एंड डेटर्स के अगेंस्ट एक मार्जिन माइनस करके बैंक इनको एक डीपी लिमिट सैंक्शन कर देगा। क्या सैंक्शन कर देगा सर, डीपी लिमिट सैंक्शन कर देगा, मान लीजिए 300 सीआर। तो सैंक्शन लिमिट हो गई 1000 सीआर और डीपी लिमिट हो गई 300 सीआर। जो पार्टिकुलरली आपका डीपी लिमिट होता है वो कभी भी सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब सीसी अकाउंट के केस में एनपीए कब माना जाएगा। मान लो साहब रिलायंस का जो डीपी था लिमिट था वो कितना था, 300 करोड़ था। रिलायंस ने 300 करोड़ से ज्यादा उठा लिया, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस अब सैंक्शन लिमिट या डीपी लिमिट से ज्यादा हो गया। तो अगर ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली एक्सेस में हो, अगर ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूअसली एक्सेस में हो, इन एक्सेस ऑफ सैंक्शन लिमिट या डीपी लिमिट, तो साहब अकाउंट एनपीए बन सकता है। अब आपके मन में आएगा सर क्यों देगा रिलायंस को डीपी लिमिट से ज्यादा पैसा। अरे भाई रिलायंस है, गुडविल है, हो सकता है गुडविल के पैसे, गुडविल के केस बेस में डीपी लिमिट से थोड़ा ज्यादा पैसा सैंक्शन करते हैं बैंक। आरबीआई अलाउ करता है कि पार्टिकुलरली ड्रॉइंग पार्ट से 20% तक ज्यादा आप टेम्पररी लिमिट में दे सकते हो, टेम्पररी बेसिस में दे सकते हो। तो भले ही हो सकता है 300 सीआर इज द डीपी लिमिट, बट 20% तक बैंक एक्सेस दे सकता है टेम्पररी बेसिस में। तो हो सकता है 350 करोड़ दे दिया और रिलायंस को, अब वो बैलेंस कंटिन्यूअसली एक्सेस में है, तो अकाउंट को एनपीए माना जा सकता है, आउट ऑफ ऑर्डर माना जा सकता है, एनपीए माना जा सकता है। दूसरी चीज साहब मान लो हो सकता है रिलायंस ने 200 करोड़ ही विड्रॉ किया, अपना डीपी लिमिट कितना था 300 सीआर था, यानी आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो एक्सीड नहीं कर रहा, लेकिन खाली पैसे विड्रॉ नहीं करना है साहब, क्रेडिट भी तो करना है, इंटरेस्ट क्रेडिट भी तो करना है सीसी अकाउंट में। 90 डेज तक अगर कुछ भी पैसा क्रेडिट नहीं किया गया तो एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट उसका एनपीए माना जा सकता है। तीसरी चीज, क्रेडिट तो किया बट इनफ नहीं किया। मान लो 5000 करोड़ का इंटरेस्ट, मान लो 500 करोड़ का इंटरेस्ट बनता था, या सॉरी 500 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया, अपने एग्जांपल के हिसाब से 5 करोड़ का इंटरेस्ट बनता था, बट रिलायंस ने 3 महीने में जमा किया खाली 2 करोड़। तो क्रेडिट तो किया बट इनफ नहीं किया, तब भी अकाउंट क्या बन सकता है सर, एनपीए बन सकता है। ओके सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रॉस एनपीए का, नेट एनपीए का, मॉड्यूल में नहीं है बट पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ग्रॉस एनपीए का मतलब क्या होता है सर, प्रोविजंस माइनस करने से पहले, प्रोविजंस माइनस करने से पहले जो एनपीए का अमाउंट होता है, और नेट एनपीए मतलब प्रोविजंस माइनस करने के बाद। खाली इतना ध्यान रख के चलना। तो प्रोविजंस माइनस करने से पहले इज ग्रॉस एनपीए, प्रोविजंस माइनस करने के बाद इज नेट एनपीए। और अगर नेट एनपीए का रेशियो नेट एडवांसेस रेशियो के मुकाबले ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब क्या होगा सर कि बैंक ने प्रोविजंस कम बनाए होंगे। इसका मतलब क्या होगा सर कि बैंक ने प्रोविजंस कम बनाए होंगे, तो वो एक रिस्क रहेगा कि हो सकता है बैंक ने वहां पे प्रोविजंस कम बनाए हों। अब देखना एनपीए के क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले सर जो प्रोविजंस बनता है ना, एक चीज याद रखिएगा, जो प्रोविजंस बनता है ना ये स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर भी बनता है और जो एनपीएस है इनके ऊपर भी बनता है। स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर एक नॉमिनल प्रोविजन बनता है 0.4% और एनपीएस के ऊपर भी प्रोविजंस बनते हैं। जब प्रोविजंस बनते हैं ना सर, एसेट को 2 पोर्शन में कैटेगराइज किया जाता है, सिक्योर्ड पोर्शन, अनसिक्योर्ड पोर्शन, और उस हिसाब से सर क्या बनता है, एनपीए का क्लासिफिकेशन होता है, प्रोविजनिंग बनती है उस हिसाब से। और आज के टाइम पे जो एडवांसेस का क्लासिफिकेशन होता है वो मैन्युअली नहीं होता, वो कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस के थ्रू होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू होता है। अगर इतना ज्ञान आपको पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हो सर, ये आंसर लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है whether the bank has a system of ongoing identification and classification of advances through the CBS system without manual intervention।
ठीक है जी। एग्जामिन वेदर द क्लासिफिकेशन मेड बाय द ब्रांच इज एप्रोप्रिएट। Examine whether secured and unsecured portion of advances has been segregated correctly and provisions has been corrected calculated properly. एंड चौथा पॉइंट एनालिटिकल प्रोसीजर्स का दिया हुआ है कि आप रिव्यू करो, कंपेयर करो डेट ऑफ एनपीए ऑफ लोन अकाउंट्स मेंशन इन द करंट ईयर स्टेटमेंट्स विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर और रीजंस ऑफ एनी चेंज पूछ लो। ठीक है, तो वहां क्या करना चाहिए सर, अपने को रिव्यू करना चाहिए एंड कंपेयर करना चाहिए डेट ऑफ एनपीए ऑफ लोन अकाउंट्स मेंशन्ड इन द करंट ईयर स्टेटमेंट्स विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। कि भाई साहब मान लो एक चमन लाल सपोज एक डेटर है जिससे बैंक को पैसे मिलने हैं, तो भाई साहब ये जो मिस्टर चमन लाल है अगर इसका अकाउंट पिछले साल एनपीए था तो इस साल एनपीए क्यों नहीं है, क्या चमन लाल से पेमेंट्स आ गए हैं इस साल, तो वो सारी रीजन सब क्या कर लो, एसरटेन कर लो। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बड़ा प्यारा सा छोटा सा, अकाउंट्स रेगुलराइज नियर बैलेंस शीट। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है सर, मान लीजिए मिस्टर चमन लाल जो कि एक डेटर है जिससे बैंक को क्या मिलना है सर, पैसा मिलना है ना, बैंक को पैसा मिलना है मतलब बैंक का एडवांस है। और मान लो चमन लाल ने ना जून में बैंक से एक लोन लिया है, अब पूरे साल चमन लाल पेमेंट नहीं कर रहा है, पूरे साल चमन लाल पेमेंट नहीं कर रहा है, अचानक से बैलेंस शीट डेट के पहले चमन लाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है और पता चलता है कि ठीक बैलेंस शीट डेट से पहले चमन लाल के अकाउंट में कुछ पेमेंट्स आ रहे हैं, क्रेडिट्स हो रही है। तो ऑडिटर को ना इन अकाउंट्स को विद केयर हैंडल करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर, विद केयर हैंडल करना चाहिए। ऑडिटर को यह देखना चाहिए ये जो अकाउंट है कहीं इनहेरेंटली वीक तो नहीं है, ये जो अकाउंट है कहीं इनहेरेंटली वीक तो नहीं है। इनहेरेंटली वीक मतलब कहीं ऐसा तो नहीं पूरा साल पैसा नहीं आ रहा, खाली बैलेंस शीट डेट के पहले पैसा आ रहा है एंड द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट कि बैलेंस शीट डेट के दिन वो जो अकाउंट है परफॉर्मिंग एसेट दिखे। ऑडिटर को यह असरटेन करना चाहिए जो पैसा आ रहा है वो जेन्युइन सोर्सेज से आ रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैंक ने कुछ लोन वगैरह दे दिया शॉर्ट टर्म, उसी से क्या किया चमन लाल ने पेमेंट्स कर दी हैं। ये ऐसा तो नहीं हो रहा कि 31 मार्च के बाद बैंक रिवर्सल्स कर रहा है, कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि 31 मार्च के बाद क्या कर रहा है सर, बैंक रिवर्सल्स कर रहा है। तो ऑडिटर को इन अकाउंट्स को केयरफुली हैंडल करना चाहिए, देखना चाहिए कोई इनहेरेंट वीकनेस तो नहीं है, रिपेमेंट जेन्युइन सोर्सेज से हो रहा है कि नहीं, और साथ में ईयर एंड के ट्रांजैक्शंस के साथ साथ पार्टिकुलरली ईयर एंड के बाद के जो ट्रांजैक्शंस उनको भी चेक करना चाहिए कि कुछ रिवर्सल्स वगैरह तो नहीं है। और अगर ऐसा है इनहेरेंटली वीक अकाउंट्स हैं अगर, तो इन अकाउंट्स को क्लासिफाई करवाना चाहिए एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट and those accounts should be classified as a non-performing asset and not as standard assets। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सर क्या करना है अपने को ध्यान रखना है। अगला कॉन्सेप्ट है ड्राइंग पार कैलकुलेशन। अब सर ड्राइंग पार के बारे में ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। अब ऑडिटर को क्या देखना है यहाँ पे, ये देखना है सर ड्राइंग पार ना हर बैंक अपना अलग अलग कैलकुलेट करता है, मतलब ड्राइंग पार की जो गाइडलाइंस होती है ना हर बैंक अपना अलग अलग कैलकुलेट करता है। मान लो आईसीआईसीआई बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो अपना डीपी को लेकर अलग गाइडलाइंस बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग विद इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सिमिलरली अगर मान लीजिए एसबीआई है तो एसबीआई अपने ड्राइंग पार को लेकर अलग गाइडलाइंस बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग विद इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इस तरीके से हर एक बैंक का बीओडी अपना अलग अलग गाइडलाइन बनाएगा आफ्टर कंसल्टिंग विद इट्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो अपने को यही देखना है साहब कि जो ड्राइंग पार बने हैं वो प्रॉपर्ली बीओडी ने फॉर्मुलेट किया है ना और स्टैट ऑडिटर्स के साथ मिलकर फॉर्मुलेट किया है ना। अब डीपी कैलकुलेशन में स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू प्रॉपर रिपोर्टिंग ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड स्टॉक्स कवर्ड अंडर एलसीज ऑब्लिक गारंटीज फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग पार। बिकॉज साहब जब स्टॉक का ड्राइंग पर कैलकुलेट होता है ना तो एक मार्जिन तो माइनस करता ही है, मतलब बैंक जो है जब स्टॉक के ऊपर डीपी कैलकुलेट करता है तो मार्जिन तो माइनस करता ही है, बट उसके साथ साथ ना मान लीजिए सपोज कुछ क्रेडिटर्स फॉर गुड्स हैं तो उनको भी माइनस करता है, बिकॉज साहब क्रेडिट में लिया हुआ है तो स्टॉक के ऊपर राइट तो किसी और क्या पहले। और साथ ही साथ जो स्टॉक्स कवर्ड हैं एलसी ऑब्लिक गारंटीज में उनको भी प्रॉपर्ली कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए लेटर्स से बैंक ने क्या किया साहब, बैंक ने क्या किया है स्टॉक के अगेंस्ट डीपी का लिमिट कैलकुलेट किया है। अब उसके लिए ना स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था, उसके लिए क्या हुआ था साहब, स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ था। और फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त मान लीजिए स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ राइस मिल करते वक्त ऑडिटर इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया ऑडिटर ने कि ह्यूज वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज फंगस रिडन, कि मान लीजिए लेटर से 5 करोड़ का चावल था जिसमें से 1.5 करोड़ का चावल में ना फंगस लगा हुआ था, ऑडिटर ने उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करा। इसका क्या मतलब होगा कि ऑडिटर ने अपना काम डिलीजेंटली नहीं करा, ऑडिटर ने अपना काम डिलीजेंटली नहीं करा और इसकी वजह से क्या हुआ सर कि जो डीपी का कैलकुलेशन हुआ वो भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहां पे बैंक ऑडिट का गाइडलाइन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ अब क्लॉज 7 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द क्लॉज 7 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट भी रेफर कर सकते हो। सिमिलरली ड्राइंग पार अपने को कैलकुलेट करना है केयरफुल इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल एडवांसेस टू कंपनीज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस। कौन सा बिजनेस साहब, कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के केस में भी डीपी का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से असेस करना है। इसके अंदर अपने को देखना है कि वैल्यूएशन अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो मोबिलाइजेशन एडवांस होता है मोबिलाइजेशन एडवांस को रिड्यूस करना है टू कैलकुलेट ड्राइंग पार। किसको रिड्यूस करना है सर, मोबिलाइजेशन एडवांस को रिड्यूस करना है टू कैलकुलेट ड्राइंग पार इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो याद रखिएगा ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए आ सकता है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एनपीए गाइडलाइंस के अंदर, अकाउंट्स विद टेम्पररी डेफिशिएंसीज। अब सर ये एक तरीके से ना एक्सेप्शन टू एनपीए है। देखो नॉर्मल रूल क्या होता है एनपीए का? नॉर्मल रूल ये होता है एनपीए का कि यार 90 डेज से ज्यादा है तो एनपीए हो जाएगा। एग्रीकल्चर के केस में आई टोल्ड यू अलग सिस्टम है और सीसी लोन के केस में आई टोल्ड यू अलग सिस्टम है। अब एनपीए का ना कुछ अलग कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस इंटर वाले हैं, वो भी साथ में शेयर कर रहा हूं मैं। जैसे एक एक्सेप्शन क्या होता है अपना एग्रीकल्चरल एडवांसेस के केस में कि अगर कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह आ गई तो फार्मर्स को वहां पे एग्जम्पशन दिया जा सकता है फ्रॉम द एनपीए क्लासिफिकेशन। दूसरा एक एग्जम्पशन होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, किसने गारंटी दी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, तो पार्टिकुलरली वहां पे भी एग्जम्पशन मिल जाता है फ्रॉम एनपीए क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब यहां पे एक क्लैरिफिकेशन दिया है, बोला साहब अगर अकाउंट कोई टेम्पररी डेफिशिएंसी वाला है तो इन दैट सिचुएशन अपन एनपीए नहीं मानेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ सम टेम्पररी डेफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल ड्रॉइंग पर कैलकुलेट करने के लिए अपन जो स्टॉक स्टेटमेंट यूज करते हैं ना वो लेटेस्ट यूज करते हैं, बट अगर किसी कारण से लेटेस्ट स्टॉक स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ उसी कारण की वजह से आप एनपीए नहीं मानोगे, टेम्पररी डेफिशिएंसी की वजह से एनपीए नहीं मानोगे। बट किसी भी हाल में स्टॉक स्टेटमेंट जो यूज किया जाएगा बाय द बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग ड्रॉइंग पावर वो 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और अगर 3 महीने से ज्यादा पुराना स्टॉक स्टेटमेंट बैंक यूज कर रही है तो अकाउंट्स को इरेगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा साहब? इरेगुलर माना जाएगा। और टेम्पररी डेफिशिएंसी अगर है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी डेफिशिएंसी की वजह से अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा। और इसमें 2 रीजंस याद रखिएगा टेम्पररी डेफिशिएंसी के, एक तो सर लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, एक तो साहब लेटेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज ना एक कॉन्सेप्ट होता है सर, जो अगला कॉन्सेप्ट है कि जो सैंक्शन लिमिट वगैरह सेट किया जाता है ना बोरोवर का, तो पार्टिकुलरली मान लीजिए सैंक्शन लिमिट सेट किया गया, उसका एक ड्यू डेट होता है कि कौन से ड्यू डेट तक ना सैंक्शन लिमिट का रिन्यूअल होना चाहिए, उसको रिव्यू कराना होता है। तो सैंक्शन लिमिट को रिव्यू कराना होता है, उसका ड्यू डेट होता है। ड्यू डेट पार हो गया उसके बाद 180 डेज तक सैंक्शन लिमिट का रिव्यू कराना जरूरी होता है। तो मान लीजिए जो भी ड्यू डेट सेट हुई है, ड्यू डेट पार हो गया उसके बाद 180 डेज तक सैंक्शन लिमिट का रिव्यू कराना कंपलसरी होता है। लेकिन अगर किसी कारण से, अगर किसी जेन्युइन कारण से सैंक्शन लिमिट को रिन्यू नहीं किया गया, रिव्यू नहीं किया गया विद इन 180 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, तो सिर्फ और सिर्फ उस टेम्पररी डेफिशिएंसी की वजह से अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा। तो इसका एक इलस्ट्रेशन भी है सर कि रिन्यूअल नहीं हो पाया इवन दो 180 डेज आर ओवर। क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज बोल रहा है कि यार अकाउंट्स बहुत अच्छे थे, पेमेंट भी बराबर से आ रहा था, पेमेंट भी टाइम से आ रहा था, लेकिन हुआ क्या, अचानक से ऑडिटर की डेथ हो गई, नए ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ गया, अकाउंट्स को फाइनलाइज करने में टाइम लग गया, ऑडिटर को दोबारा से ऑडिट करना पड़ गया, उसकी वजह से अकाउंट्स को सैंक्शन लिमिट को रिन्यू नहीं किया जा सका इवन दो 180 डेज वेयर ओवर। बट जैसे ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिसीव हुए वैसे ही पार्टिकुलरली रिन्यूअल लेटर को इशू कर दिया गया। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन के अकाउंट्स को एनपीए मानना चाहिए? द आंसर इज नो, अकाउंट्स को एनपीए नहीं मानना चाहिए बिकॉज ऑफ टेम्पररी डेफिशिएंसी। ऑडिटर को क्या कंसीडर करना चाहिए सर? कंसीडर करना चाहिए एडवांस को एज ए स्टैंडर्ड एसेट। क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट सिंपल। अब देखना अगला कॉन्सेप्ट है एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। ये कॉन्सेप्ट आपके सी इंटर वाला है कि बेसिकली मान लीजिए लेटर से आपने हाउस लोन भी ले रखा है, आपने कार लोन भी ले रखा है, आपने कार लोन के पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया बट हाउस लोन के पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं करा, तो आपके पूरे अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई किया जाएगा एंड सिर्फ पार्टिकुलरली उस एक लोन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अकाउंट को पीए एनपीए क्लासिफाई नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक लोन में डिफॉल्ट किया तो आपके पूरे अकाउंट को क्या मान लिया जाएगा? एनपीए माना जाएगा। इसलिए अपन बोलते हैं सर एसेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। अगला कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस। इसमें सिंपल सी चीज है, अगर मोदी साहब गारंटी देते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी होता है, तब तो अगर पैसा ओवर ड्यू भी हो गया तो एडवांस को एनपीए नहीं माना जाएगा। लेकिन कंडीशन 2 होती है सर, एक तो गवर्नमेंट ने गारंटी वापस ना ली हो मतलब रिपुडिएट ना किया हो, और दूसरी चीज बैंक ने अभी तक गारंटी यूज ना किया हो मतलब रिवोक ना किया हो। और दूसरी चीज सर याद रखना, ये जो गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस है इसमें जो एग्जम्पशन मिलेगा ना, इसमें जो एग्जम्पशन मिलेगा ना सर, ये पार्शियल मिलेगा। क्या मिलेगा सर? पार्शियल एग्जम्पशन मिलेगा। पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब क्या हो गया साहब? यहां जो एग्जम्पशन मिलेगा ये क्लासिफिकेशन से तो मिलेगा, ये प्रोविजनिंग से भी मिलेगा, मगर यहां पे इनकम जो इनकम रिकॉग्निशन है, इनकम रिकॉग्निशन से एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बिकॉज इनकम रिकॉग्निशन के लिए लगता है AS9 की सर्टेनिटी है कलेक्शन में, तभी क्या करो इनकम को एक्रुअल बेसिस में रिकॉग्नाइज करो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा तो आएगा मगर कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। सो दैट इज व्हाई एग्जम्पशन पार्शियल मिलेगा, क्लासिफिकेशन से, प्रोविजनिंग से, बट इनकम रिकॉग्निशन से नहीं मिलेगा। और अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है तब तो एग्जम्पशन मिलेगा ही नहीं। और एक और चीज जो एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दिया था बट काफी समय हो गया, बैंक ने अभी तक गारंटी इन्वॉक नहीं करा है, तो क्यों इन्वॉक नहीं करा है भाई? उसका रीजन भी ऑडिटर को लेकर लफार में रिपोर्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है सर एडवांसेस अगेंस्ट कंजोर्टियम फैसिलिटीज। कंजोर्टियम फैसिलिटीज का मतलब क्या हो गया कि काफी बार ऐसा होता है कि मान लो सपोज रिलायंस गया एसबीआई के पास और बोला मेरे को ना 10,000 करोड़ का लोन दे दो। अब एसबीआई ने बोला कि भाई रिलायंस बाबू हम तो आपको 10,000 करोड़ का लोन अकेले दे नहीं पाएंगे, हम तो उतना रिस्क लेने के सक्षम नहीं है। तो वहां पे एसबीआई क्या करेगा, एक कंजोर्टियम बनाएगा, मतलब ग्रुप ऑफ बैंकर्स बनाएगा। तो 7-8 बैंकर्स का मिलकर कंजोर्टियम बना लिया और मान लो सपोज एसबीआई ने ना हाईएस्ट शेयर ऑफ लोन दिया, बाकी जो लोन है बाकी बैंकर्स ने मिल बांट के दिया, तो एसबीआई बन जाएगा वहां पे लीड बैंकर। एसबीआई क्या बन जाएगा वहां पे लीड बैंकर, एसबीआई हाईएस्ट एडवांसेस देगा। ठीक है, तो मान लो एसबीआई ने लेटर से कंजोर्टियम में 2000 का लोन दिया, 2000 करोड़ का लोन दिया, बाकी आईसीआईसीआई बैंक ने 1000 करोड़ का लोन दिया। इस तरीके से हर एक मेंबर अलग अलग लोन देगा। अब प्रैक्टिकली होएगा क्या कि एसबीआई हर महीने जो एसबीआई के जो पार्टिकुलरली रिलायंस होएगा वो हर महीना इंस्टॉलमेंट पे करेगा एसबीआई को, और एसबीआई पे करेगा जितने भी बाकी मेंबर्स होंगे उस कंजोर्टियम अरेंजमेंट के, उनका शेयर एसबीआई उनको पे करेगा हर महीने। लेकिन मान लो सपोज एसबीआई ने तो लीड बैंकर को पैसे दे दिए, बट लीड बैंकर ने बाकी मेंबर बैंक्स को पैसा नहीं दिया। तो साहब यहां पे क्लियरली बोला गया है कि हर एक मेंबर बैंक जो एनपीए क्लासिफाई करेगा ना वो अपने अपने रिकॉर्ड ऑफ रिकवरेबिलिटी के हिसाब से करेगा। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है लीड बैंकर को पैसा मिला नहीं मिला। अगर उसको पैसा मिला है तो अपने बुक्स में एनपीए क्लासिफाई करेगा वरना नहीं करेगा, पीए क्लासिफाई करेगा वरना नहीं करेगा। तो कोई भी मेंबर ऑफ लीड बैंक, कोई भी मेंबर कंजोर्टियम अरेंजमेंट का अगर उसको पैसा नहीं मिला, 90 डेज से ज्यादा हो गया, वो अपने बुक में क्या करेगा सर, अकाउंट को एनपीए क्लासिफाई करके चलेगा। तो हर एक मेंबर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरेबिलिटी के हिसाब से ही एनपीए का क्लासिफिकेशन करता है। फिर अगला कॉन्सेप्ट खाली इतना है कि सर स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर भी प्रोविजन बना के चलने होते हैं। एक रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस का कॉन्सेप्ट होता है। अब रिस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हो गया सर, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया था, अब मैं किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में आ गया तो मैं हाथ फैलाकर हाथ जोड़कर गया बैंक के पास, बैंक हम बेचारे गरीब आदमी, फाइनेंशियल डिफिकल्टी, बहुत मजबूरी आन पड़ी है, हमें थोड़ा हेल्प कर दो। तो बैंक के पास हमने एप्लीकेशन दिया और बोला कि हमारे अकाउंट को रीस्ट्रक्चर कर दो, मतलब मे बी हमारे अकाउंट्स का जो टेन्योर है उसको एक्सटेंड कर दो, हमें कुछ ग्रांट्स दे दो, कुछ कंसेशंस दे दो, कंसिडरिंग आवर फाइनेंशियल डिफिकल्टी। तो सबसे पहली चीज याद रखना, एक बार किसी अकाउंट का एप्लीकेशन चला गया बैंक के पास वो रिकंस्ट्रक्शन, तो ये इंप्लाई करेगा कि अकाउंट इज इंट्रिंसिकली वीक। क्या इंप्लाई करेगा सर कि अकाउंट इज इंट्रिंसिकली वीक। ठीक है, दूसरी चीज कि अब पार्टिकुलरली बैंक अगर रीस्ट्रक्चर करेगा, क्या करेगा साहब, रीस्ट्रक्चर करेगा, तो रीस्ट्रक्चर करते वक्त ना अगर एसेट स्टैंडर्ड एसेट था वो एक लेवल नीचे डाउनग्रेड होके क्या बन जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। लेकिन अगर एसेट ऑलरेडी एनपीए था, पहले से एनपीए था, तब इन दैट सिचुएशन अगर वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो डाउनग्रेड नहीं होगा, वो डाउनग्रेड नहीं होगा, वो सेम लेवल पे रहेगा। इसका मतलब अगर एसेट सब स्टैंडर्ड था तो वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी पे रहेगा, डाउटफुल कैटेगरी में था तो डाउटफुल कैटेगरी में रहेगा, लेकिन स्टैंडर्ड कैटेगरी में था तो एक लेवल डाउनग्रेड होके सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। अपग्रेडेशन ऑफ एनपीएस साहब, अगर बाद में जिस एसेट को हमने एनपीए क्लासिफाई की है अगर वो पूरा पैसा दे दे, पूरे ड्यूज क्लियर कर दे, तो हम उसके अकाउंट को क्या मान लेंगे सर, परफॉर्मिंग एसेट मान लेंगे, अपग्रेड कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा पार्शियल रिकवरीज के बेस में, पार्शियल रिकवरीज के बेसिस में अकाउंट को दोबारा से परफॉर्मिंग एसेट नहीं माना जा सकता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट का फेवरेट है आपका, सेल्फ परचेज ऑफ एनपीए। एक बैंक अपना एनपीए दूसरे बैंक को बेचना चाह रहा है, एक बैंक अपना एनपीए दूसरे बैंक को बेचना चाह रहा है, ऐसा हो सकता है क्या साहब, बिल्कुल हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं और ऑडिटर को वही कंडीशंस एग्जामिन करनी है। सबसे पहले हर बैंक का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पॉलिसी बनाएगा फॉर द सेल ऑफ एनपीए, तो वो पॉलिसी ऑडिटर एग्जामिन करेगा। दूसरी चीज, सिर्फ वही एनपीए बिक सकती हैं जो बुक्स में एटलीस्ट 2 साल से हैं, मतलब 2 साल पुरानी एनपीएस बिक सकती हैं, नई वाली एनपीएस नहीं बिक सकती हैं सर, नई वाली एनपीएस नहीं बिक सकती हैं। तो आपको वो बैलेंस शीट जैसा बना के दे देगा, एक प्रोफर्मा बना के दे देगा, एनपीए की डेट दे देगा, ये एनपीए इतना पुराना है, ये एनपीए इतना पुराना है, तो जो एनपीए एटलीस्ट 2 साल पुराना है वही बिक सकता है। तीसरी चीज, जो एसेट्स बिकेंगी साहब, जो एसेट्स बिकेंगी वो विदाउट रिकॉर्ड्स बिकेंगी। विदाउट रिकॉर्ड्स बिकेंगी मतलब पूरा क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर होगा। अगर आईसीआईसीआई ने अपना एनपीए कोटक महिंद्रा को बेचा तो पूरा क्रेडिट रिस्क अब कोटक महिंद्रा का होगा। और एनपीए एक बार सेल हो गया, एनपीए एक बार सेल हो गया तो उसके बाद आईसीआईसीआई उस पर्टिकुलर एनपीए का कोई भी लायबिलिटी बियर नहीं करेगा, कोई भी रिस्क बियर नहीं करेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा पेमेंट ऐसे अपफ्रंट लेगा, कैश में लेगा, क्रेडिट का कोई मामला नहीं है, क्रेडिट का कोई मामला नहीं है। और एक बार एक एनपीए बिक गया, एक बार एक एनपीए बिक गया तो हम दोबारा नहीं खरीदेंगे, एक बार एक एनपीए बिक गया तो हम दोबारा नहीं खरीदेंगे। तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना है। फिर सर जैसे ही एनपीए को बेचा जाएगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होगा कि जो सेलर बैंक है वो अपने बुक से एनपीए को हटा देगा, तो ऑडिटर यही चीज वेरीफाई करेगा। अगर सेल हमने लोअर प्राइस में की है,
तो पार्टिकुलरली शॉर्टफॉल आएगा, तो वो शॉर्टफॉल पीएनएल में डेबिट होगा। लेकिन सेल अगर हायर वैल्यू में हुई है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सेल अगर हायर वैल्यू में हुई है तो आप पीएनएल में क्रेडिट मत करना, आप इस एक्सेस वैल्यू को एक प्रोविजन बना के चलना कि भाई इस एनपीए को बेचकर तो प्रॉफिट आ गया, मतलब भगवान कृष्ण धरती में आ गए थे कि इस एनपीए को बेच के प्रॉफिट आ गया, वरना तो प्रॉफिट आने से रहा। चलो भाई प्रॉफिट आ गया, तो आप उसको क्या करो सर, उसको आप पीएनएल में क्रेडिट मत करो, उस एक्सेस प्रोविजन को बना के रखो और आगे चल के जब बाकी एनपीएस बेचोगे उसमें जो लॉस होएगा उस शॉर्टफॉल को एडजस्ट करना वहां से। ठीक है जी। सिमिलरली अगर एक बैंक दूसरे बैंक का एनपीए परचेज करेगा, मतलब कोटक महिंद्रा के एंगल से सोचना है, तब ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, सबसे पहली चीज जो एनपीए आपने परचेज किया है सर, तो पार्टिकुलरली whether they have been subjected to the provisioning requirements appropriate to the classification status in the books of purchasing bank, तो जिस हिसाब से प्रोविजनिंग होनी चाहिए थी उस हिसाब से प्रोविजनिंग बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है। दूसरी चीज, अब मान लो सर कोटक महिंद्रा ने आईसीआईसीआई का एनपीए खरीदा, तब वो पैसे रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, उस एनपीए से करेगा। अब मान लो कुछ पैसे की रिकवरी भी, अगर कुछ पैसे की रिकवरी हुई तो पहले वो एक्विजिशन कॉस्ट से एडजस्ट होएगा, जब पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा तभी जाके प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वरना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। और सर ये जो एनपीए हमने दूसरे बैंक से परचेज किया है ना, इसका रिस्क वेट बहुत ज्यादा है, तो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी बैंक क्या करके चलेगा सर, असाइन करेगा 100% रिस्क वेट टू द एनपीएस परचेज फ्रॉम द अदर बैंक्स। समझ के आ गई बात, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या करनी है सर, अपने को ध्यान रखना है। ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है बेटा, इस बार अमेंडमेंट में आया था, कंप्लायंस विद सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स इस बार अमेंडमेंट में आया था, तो इसको अपन लास्ट में देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार अमेंडमेंट में आया था। इंटरनल कंट्रोल्स इन सिलेक्टिव एरियाज, इंटरनल कंट्रोल इन सिलेक्टिव एरियाज ज्यादा काम का नहीं है बेटा, एक बार रीडिंग कर लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना, ये पूरा एरिया ज्यादा काम का नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जनरल इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या बेसिक चीजें लिखी हुई हैं कि स्टाफ्स एंड ऑफिसर्स का ना फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग होना चाहिए एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में विदाउट प्रायर नोटिस, ताकि वो चोरी चकारी ना कर पाए। एक बंदे का काम दूसरा बंदा चेक करना चाहिए। जितने भी बैंक के इंपॉर्टेंट स्टेशनरी वगैरह होते हैं, चेक बुक्स होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, ट्रैवलर्स चेक होता है, वो किसी ऑफिसर के पोजीशन में होना चाहिए। और साहब जिसके पोजीशन में वो है, जिसके पोजीशन में वो है, जिसका उसका स्टॉक जिसके पास है, तो वो ऑफिसर क्या नहीं करेगा, उसे इशू नहीं करेगा। अगर राम कस्टडी मेंटेन कर रहा है तो श्याम क्या करेगा, इशू करेगा। मेल जो है साहब, मेल का एक्सेस सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास होना चाहिए, हर किसी एरे के पास बैंक के मेल अकाउंट्स का एक्सेस नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली जो भी बैंक के सिग्नेचर बुक्स है और टेलीग्राफिक कोड बुक है, उसका एक्सेस भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के पास ही होना चाहिए, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स के पास ही होना चाहिए। सिमिलरली कैश के लिए बोली हुई है सर कि कैश हमेशा जॉइंट कस्टडी में होनी चाहिए दो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की। जो एक्चुअल कैश इन हैंड है वो टैली करना चाहिए विद द बैलेंस शोन बाय द डे बुक एवरी डे। कैशियर के पास कस्टमर लेजर अकाउंट का एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो बेसिकली एसओडी मेंटेन किया जा रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मेंटेन किया जा रहा है। पेमेंट तभी होनी चाहिए साहब जब वाउचर्स को पास कर दिया गया हो बाय द फॉर द पेमेंट बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ठीक है। और जो भी हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, जो भी हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स है, उनका वेरिफिकेशन हमेशा एक हायर अथॉरिटी करके चलेगा। और बेसिकली एक ब्रांच का कुछ लिमिट होता है कि वो कितना कैश तक अपने पास रख सकता है, और जो एक्सेस कैश उसके पास आता है उसको करेंसी चेस्ट में रेमिट करना पड़ता है डेली बेसिस में। तो ऑडिटर यही चेक करेगा साहब कि अगर हाई वैल्यू कैश रिसिप्ट्स आ रहा है तो सबसे पहले हायर ऑफिसर ने वेरीफाई किया कि नहीं किया, और जो एक्सेस कैश बैलेंस आया है वो करेंसी चेस्ट में रेमिट हुआ कि नहीं हुआ। क्लियरिंग्स के अंदर साहब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काम का चीज नहीं है कि आज के जमाने में क्या होता है सर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट चलता है जो आरबीआई ने इंप्लीमेंट किया है। तो आप अगर किसी बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो, तो मान लो सपोज कोटक महिंद्रा का बैंक चेक है, आपने आईसीआईसीआई में डिपॉजिट किया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन एक बैंक दूसरे बैंक को ना फिजिकली चेक नहीं भेजता, उसका इलेक्ट्रॉनिकल इमेज भेजता है अलॉन्ग विद द रेलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, तो उस इमेज को स्कैन किया जाता है। और अगर चेक का अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है तो कस्टमर को कॉल करना जरूरी है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर चेक का अमाउंट 5 लाख या उससे ज्यादा है तो बैंक को क्या करना चाहिए सर, ब्रांच को क्या करना चाहिए, पहले कस्टमर को कॉल करना चाहिए या मेल करना चाहिए, उसके बाद ही चेक क्लियर करना चाहिए। जो भी सिग्नेचर्स ऑफ ड्रॉअर है उसको मैच करना चाहिए। और अगर कोई चेक क्लियर नहीं हुआ, तो या तो कस्टमर को कॉल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि ब्रांच में आके चेक वापस ले जाइए, या फिर कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस में चेक को पहुंचा देना चाहिए। तो आप ये समझ के रखो, जो प्राइवेट बैंक है वो क्या करेगा भाई, वो मजे से कस्टमर के घर में पहुंचा देगा, और जो गवर्नमेंट बैंक है वो क्या करेगा, कॉल मिला देगा, बोलेगा ब्रांच में आइए और अपना चेक लेके जाइए। फिर उसके बाद सर बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स परचेज्ड, काम का इतना नहीं है। लोन्स एंड एडवांसेस, इसके अंदर कुछ जनरल बातें अपन ने पहले डिस्कस की थी कि बैंक को एडवांस तभी देना चाहिए सर क्रेडिट वर्थिनेस सेटिस्फाई करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट करना चाहिए।
कभी भी अगर सिक्योरिटीज के अगेंस्ट बैंक लोन दे रहा है तो बैंक को मार्जिन लेना चाहिए। जो भी सिक्योरिटीज बैंक रिसीव करेगा वो हमेशा जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए 2 ऑफिसर्स के। और सब सर कभी कभी कुछ स्पेशल कस्टमर्स को, वीआईपी कस्टमर्स को बैंक एडिशनल डीपी लिमिट भी सैंक्शन कर सकता है, बट वो सिर्फ 20% तक ही हो सकता है और 90 डेज के लिए ही हो सकता है। और जो भी अकाउंट, जो भी एडवांसेस होंगे उनको एटलीस्ट साल में एक बार रिव्यू करना होगा। हर एक एडवांस अकाउंट को साहब साल में एक बार एटलीस्ट रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, ये एक काम का कॉन्सेप्ट होता है क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन। तो क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन में क्या ध्यान रखना है कि सर दिन भर में ना हजारों एप्लीकेशंस आते हैं क्रेडिट कार्ड के, तो हर किसी को क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा नहीं। स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस होना चाहिए, जिनका अच्छा क्रेडिट स्कोर होएगा उनका ही पार्टिकुलरली क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना चाहिए। और 2 तरीके का स्क्रीनिंग होता है, एक होता है मैनुअली कस्टमर ने अप्लाई किया है, बैंक स्क्रीनिंग कर रहा है, और एक ऑटो स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस भी होता है कि बैंक अपने सिस्टम के थ्रू बाय डिफॉल्ट क्या करता है सर, क्रेडिट कार्ड का स्क्रीनिंग करता है। और जो उनके प्रोफाइल में एलिजिबल होता है ना उनको कॉल किया जाता है। तो आपके पास भी कॉल आया होगा कभी कि सर यू आर एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, चाहिए क्या। और जो भी क्रेडिट कार्ड का इश्यू वगैरह होगा सर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए ओवर द स्टोरेज एंड इश्यू ऑफ कार्ड्स। अब सर आप मान लीजिए आपको कार्ड मिला, सपोज आपको कार्ड मिला, आप कार्ड स्वाइप करके कहीं पेमेंट करने जा रहे हो, या पार्टिकुलरली लेटर से आप कार्ड यूज करके क्या कर रहे हो, किसी वेबसाइट में गए हो, पेमेंट करने जा रहे हो, आपके कार्ड की लिमिट 50,000 है, ठीक है, आपकी कार्ड की लिमिट 50,000 है, आप 70,000 का स्वाइप मारोगे, नहीं मार पाओगे। क्यों? जो मर्चेंट है ना वो पहले क्या करेगा, जैसे आप कार्ड को स्वाइप करोगे या जैसे कार्ड की डिटेल्स डालोगे ऑनलाइन, जो मर्चेंट है ना वो बैंक से पहले कंफर्म करेगा कि आपकी अनयूटिलाइज लिमिट कितनी है। कंफर्म करने के बाद ही वो क्या करेगा सर, आगे ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करेगा, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करके चलेगा, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग करके चलेगा, ठीक है। तो ये 3 से 4 पॉइंट आपको लॉजिकली याद रह जाएगा। और साथ ही साथ बैंक का एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि रेगुलरली हर क्रेडिट कार्ड होल्डर के अकाउंट को फॉलो अप किया जाए। क्या किया जाए? फॉलो अप किया जाए, उनको स्टेटमेंट्स वगैरह रेगुलर बेसिस में भेजा जाए और उनके अकाउंट्स को सर क्या किया जाए, फॉलो अप किया जाए। वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स सर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम मिले तो करना, अगर टाइम ना मिले तो छोड़ भी सकते हो। सेम वेज इन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया है सर बैंक ऑडिट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम मिले तो करना वरना छोड़ भी सकते हो। एमसीक्यू के लिए एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक को अपने इन्वेस्टमेंट्स का हाफ ईयरली रिव्यू अंडरटेक करना चाहिए एज ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो ये पॉइंट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अदर एसेट्स में वैसे तो ढेर सारे एसेट्स हैं, बट एक एसेट जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है दैट इज स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स। तो अपने को क्या इंश्योर करना है सर कि देखो पार्टिकुलरली बैंक का ना बैलेंस शीट में एक हेडिंग होता है स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स। तो अगर छोटा मोटा परचेज किया ना बैंक ने स्टेशनरी का तो उसको स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स के कैटेगरी में नहीं डालना है। अगर बल्क परचेज किया है ना सिक्योरिटी पेपर्स वगैरह का, दैट इज टू बी रिटन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ उसको स्टेशनरी के हेडिंग में डालना है। इनका जो वैल्यूएशन है कॉस्ट में होना है, इनका जो वैल्यूएशन है कॉस्ट में होना है। नॉर्मल खर्चे पी&एल में चले जाएंगे, नॉर्मल खर्चे पी&एल में चले जाएंगे। नॉर्मल खर्चे कहां चले जाएंगे सर? पी&एल में चले जाएंगे। तो अपने को क्या करना है सर? इवैल्यूएट करना है कि देयर आर प्रॉपर कंट्रोल्स ओवर द स्टेशनरी और फिजिकली वेरीफाई करना है स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स ऑन हैंड एट द ईयर एंड। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स। ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है जो इंपॉर्टेंट है, नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम्स, ठीक है जी। अब यहां पे क्या बोला गया है सर? यहां पे क्या बोला गया है कि मान लीजिए सपोज मैंने बैंक से हाउस लोन लिया, अब मैंने घर का पेमेंट नहीं करा, बैंक क्या करेगा? मैंने घर के लोन का पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक क्या करेगा सर? उस एसेट को एक्वायर कर लेगा। अब वो एसेट क्या बैंकिंग एसेट है क्या? नहीं, वो एसेट बैंकिंग एसेट नहीं है। वो एसेट बैंक ने एक्वायर किया है फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ डेब्ट्स। क्योंकि मैंने लोन का पेमेंट नहीं करा तो बैंक ने मेरे से वो एसेट एक्वायर किया फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ इट्स डेब्ट्स। और बैंक का इंटेंशन क्या है कि उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देगा। बैंक को क्या कर देगा सर? उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ऑडिटर को ये चेक करना है सर कि अगर कोई भी नॉन बैंकिंग एसेट बैंक ने एक्वायर किया है, क्या बैंक का इंटेंशन उसे डिस्पोज ऑफ करने का है? दूसरी चीज, उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वगैरह चेक कर लेगा, ये देख लेगा कि उसकी ओनरशिप बैंक के नाम पे है कि नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का एक सेक्शन होता है सेक्शन 7, जो बोलता है कि बैंक किसी भी नॉन बैंकिंग एसेट को 7 साल तक डिस्पोज ऑफ कर देगा। 7 साल से ज्यादा बैंक अपने पास नहीं रख सकता, 7 ईयर से ज्यादा। तो ऑडिटर इंश्योर करेगा कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है जी। वेरिफिकेशन ऑफ कैपिटल लायबिलिटीज, ये कॉन्सेप्ट ना बैंक ऑडिट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा टीयर 1, टीयर 2, कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स, सेम कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा एनबीएफसी ऑडिट में। तो ये ना एनबीएफसी ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद होगा सर एनबीएफसी ऑडिट में भी अपन डिस्कस करते हैं कैपिटल एडिक्वेसी मेजर्स करके, टीयर 1 प्लस टीयर 2 डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट। उसमें तो पूरा कैलकुलेशन है, टीयर 1 में क्या क्या आएगा, टीयर 2 में क्या क्या आएगा, रिस्क वेटेड एसेट में क्या क्या परसेंटेज है। तो वो एनबीएफसी वाला इंपॉर्टेंट है सर, बैंक ऑडिट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। बैंक ऑडिट में खाली एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है,
कि आरबीआई को मिनिमम CRAR 9% का मेंटेन करके चलना है। डिपॉजिट्स के अंदर खाली एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट होल्डर के केस में आप क्या क्या चेक करोगे। तो भाई लॉजिकल सी चीज है, कोई भी करंट अकाउंट होल्डर है, कोई भी सेविंग्स अकाउंट होल्डर है, आप सैंपल बेसिस में चेक करोगे बैंक ने केवाईसी मेंटेन किया कि नहीं किया। आप जब भी बैंक के पास अपने करंट अकाउंट खोलने के लिए जाओगे या सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए जाओगे, बैंक आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट मांगेगा। वही चीज ऑडिटर चेक करेगा साहब कि पार्टिकुलरली केवाईसी लिया कि नहीं लिया बैंक ने। दूसरी चीज, सेविंग्स अकाउंट जो ओपन होगी वो कभी भी बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होगा, तो ऑडिटर वही चेक करेगा ऑडिटर की सेविंग्स अकाउंट बिजनेस पर्पस के लिए तो ओपन नहीं हो रहा। बैलेंसेस इन इंडिविजुअल अकाउंट्स को भी ऑडिटर चेक कर सकता है सैंपल बेसिस में। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन वगैरह बराबर हो रहा है कि नहीं वो चेक करेगा। किसी अकाउंट में डाउट आया तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेगा एज पर 705। और इसमें इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट है कि अगर सर कोई इनऑपरेटिव अकाउंट है, कोई भी सेविंग्स या करंट में से इनऑपरेटिव अकाउंट है, इनऑपरेटिव अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसमें पिछले 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इनऑपरेटिव अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसमें पिछले 2 साल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, उनको आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से ना इनऑपरेटिव अकाउंट्स माना जाता है या डॉर्मेंट अकाउंट्स माना जाता है। तो वो एक हाई रिस्क एरिया है, फ्रॉड एरिया है, तो ऑडिटर उन चीजों को ध्यान में रख के चलेगा। फिर टर्म डिपॉजिट्स का एक पॉइंट है जिससे एमसीक्यू आ सकता है कि बल्क डिपॉजिट्स के केस में, बल्क डिपॉजिट्स मतलब 2 करोड़ एंड अबव वाले डिपॉजिट्स, ऑडिटर चेक करेगा कि करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया है कि नहीं। ऑडिटर चेक करेगा कि करेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया गया है कि नहीं है। अगर टर्म डिपॉजिट का फोरक्लोजर हो गया, फोरक्लोजर का मतलब क्या होता है सर, 3 साल का डिपॉजिट था, 1 साल में डिपॉजिट होल्डर क्लोज कर रहा है, तो इन दैट सिचुएशन उसके ऊपर एक पेनल्टी लगती है। तो ऑडिटर चेक करेगा कि whether the foreclosure penalty has been deducted from the applicable rate of interest। इतनी चीजें याद करके चलना, उसके अलावा दिमाग मत लगाना। बैंक ऑडिट बहुत बल्कि है, पहले से किया है, टाइम है तो बहुत अच्छी बात है। फिर आते हैं सर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज वाले एरिया में। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के एरिया में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट पढ़ते हुए चलना। सबसे पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, और दूसरा WR विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। एक क्वेश्चन और देख लेना, ऑडिट प्रोसीजर्स टू वेरीफाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेगा कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को ना 6 तरीके से डिस्क्लोज किया जा सकता है बैलेंस शीट में, यही अपने को देख के चलना है। सबसे पहले डिस्क्लोजर पॉसिबल है, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्थ, मतलब बैंक के अगेंस्ट क्लेम्स है बट बैंक उससे डेप्थ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दूसरी चीज बैंक की पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट। तीसरी चीज अगर फॉरेक्स वगैरह का कोई ट्रांजैक्शन किया है, डेरिवेटिव वगैरह का कोई ट्रांजैक्शन किया है, उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हो रही है। चौथी चीज बैंक ने कुछ गारंटीज वगैरह दिया है, उसकी वजह से लायबिलिटी अराइज हो रही है। पांचवी चीज बैंक ने कुछ बिल्स वगैरह एक्सेप्ट किए हैं, एंडोर्समेंट्स वगैरह किए हैं, उसकी वजह से लायबिलिटी अराइज हो रही है। एंड द सिक्स्थ इज एनी अदर आइटम फॉर विच द बैंक इज कॉन्टिंजेंटली लायबल। तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज को इन 6 हेड्स में डिस्क्लोज किया जाएगा इन द बैलेंस शीट, ठीक है ना। सबसे पहले क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेप्थ, दूसरा लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, चौथा गारंटीज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देन एक्सेप्टेंसेस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशंस एंड अदर आइटम्स फॉर व्हिच द बैंक इज कॉन्टिंजेंटली लायबल। उसके बाद सर अपने को क्या करना है, WR लेके चलना है अबाउट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, ठीक है सर, WR लेके चलना है अबाउट कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। अब मैनेजमेंट से WR लेंगे किन चीजों के बारे में। सबसे पहले जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होता है ना सर, उनको ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साहब, ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शंस भी बोला जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे WR की अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं, ठीक है जी। दूसरी चीज अपन WR लेंगे कि पार्टिकुलरली कोई भी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया है ओनली आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, मतलब किसी भी ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजैक्शन को एंटर किया गया है ओनली आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। तीसरी चीज डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है कि नहीं, उसका WR लेंगे। चौथी चीज कंप्लीटनेस का WR लेंगे कि सारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का डिस्क्लोजर है कि नहीं है। और पांचवी चीज अपन WR लेंगे कि कोई भी डिस्क्लोज्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्रिस्टलाइज्ड लायबिलिटी इंक्लूड नहीं करता है, मतलब उस तरीके की लायबिलिटीज इंक्लूड नहीं करता है जो लॉस या एक्सपेंस के नेचर में है, उस तरीके की लायबिलिटीज इंक्लूड नहीं करता है सर जो लॉस या एक्सपेंस के नेचर में है। तो अकाउंटिंग को लेकर WR लोगे, प्रोसीजर फॉलो हुआ कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, कंप्लीटनेस के ऊपर, इन सब चीज के ऊपर सर WR लेके चलोगे। What are the audit procedures to verify contingent liabilities? क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स आप परफॉर्म करोगे साहब टू वेरीफाई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज मतलब क्या हो गया सर, एक गारंटी है पार्टिकुलरली जो बैंक ने दिया है, या फिर बैंक का कोई लायबिलिटी है जो फ्यूचर में राइज हो सकता है, जिसके बारे में आप कहां पढ़ते हो सर, इंड AS 37 में पढ़ते हो। तो एक तो आप ये पॉइंट लिख के आ सकते हो, एंश्योर कंप्लायंस ऑफ इंड AS 37, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
दूसरी चीज, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज कहां से अराइज हो सकती है सर? नॉन फंडेड फैसिलिटीज से। कहां से आ सकती है सर? नॉन फंडेड फैसिलिटीज से। फंडेड फैसिलिटी में तो पैसा गया है, नॉन फंडेड फैसिलिटी में फ्यूचर में जा सकता है, जैसे बैंक ने कुछ गारंटी वगैरह दिया। तो आप ये देखना कि जो भी नॉन फंडेड फैसिलिटीज बैंक ने दिया है वो बैंक ने सिर्फ अपने रेगुलर कस्टमर्स को दिया है ना, जो रेगुलर कस्टमर्स नहीं है उनको तो नॉन फंडेड फैसिलिटी नहीं दे दिया ना। फिर आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कंप्लीटनेस चेक कर लेना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का रीजनेबलनेस चेक कर लेना, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कंप्लीटनेस चेक कर लेना, रीजनेबलनेस चेक कर लेना। ठीक है सर। मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग देख लेना, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग से आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का आइडिया मिल सकता है। उसके अलावा दो डॉक्यूमेंट्स है जिनसे आपको कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज का आइडिया मिल सकता है, एक एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट और दूसरा कंफर्ट लेटर्स। कंफर्ट लेटर्स, तो ये दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिससे आपको कंटिंजेंट लायबिलिटीज का आइडिया मिल सकता है, दोनों को चेक कर लेना, एक एलसी और एक कंफर्ट लेटर। तो एक एलसी का पॉइंट आ गया, कंफर्ट लेटर का पॉइंट आ गया। देख लेना नॉन फंडेड फैसिलिटी सिर्फ रेगुलर कस्टमर्स को दिया है, नॉन रेगुलर कस्टमर्स को नहीं दिया है। कंप्लीटनेस देख लेना सर, रीजनेबलनेस देख लेना सर, हो जाएगा। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट आता है। देखो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप ऑडिटर हो, सॉरी नेशनलाइज बैंक्स के अगर आप ऑडिटर हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्टिंग करनी होती है। अगर आप नेशनलाइज बैंक्स के ऑडिटर हो साहब तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिपोर्टिंग करनी होती है। उस रिपोर्ट में 5 चीजें होती हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में कि बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, ठीक है सर। उसके बाद पी एंड एल के बारे में कि पी एंड एल ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। उसके बाद बता देना कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपने मांगा वो आपको मिला कि नहीं मिला। उसके बाद ब्रांच रिटर्न का एक पॉइंट है, ब्रांच रिटर्न का एक पॉइंट है कि ब्रांच रिटर्न रिसीव हुआ कि नहीं, जो 143(3) में भी होता है। और फाइनली एनी अदर, एक पॉइंट है एनी अदर मैटर, वो टाइम पास वाला पॉइंट। और एक पॉइंट है कि जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने एंटर किया है वो बैंक के पावर्स में है कि नहीं। एक तरीके से देखा जाए ना तो यही एक अच्छा पॉइंट है। बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, जनरल सा पॉइंट है। पी एंड एल ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, जनरल सा पॉइंट है। जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांगा मिला कि नहीं मिला, जनरल सा पॉइंट है। ब्रांच रिटर्न वाला पॉइंट 143(3) वाला पॉइंट है। खाली एक ही पॉइंट नया है कि जो भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने किए हैं वो बैंक के पावर्स के अंदर है कि नहीं। 143 वाला जो रिपोर्टिंग है सेम एप्लीकेबल बैंक को भी है। रूल 11 का जो रिपोर्टिंग है सेम एप्लीकेबल बैंक को भी है। कारो 20 का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। लफार बैंक के अंदर एक लफार का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल होता है। तो पार्टिकुलरली अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऑडिटर हो, अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के ऑडिटर हो, या फिर अगर आप फॉरेन बैंक्स के ऑडिटर हो, आपको लफार भी सबमिट करना पड़ेगा। अब लफार क्या होता है सर? एक क्वेश्चनर की तरह होता है जो आरबीआई स्पेसिफाई करता है। सेंट्रल स्टेट ऑडिटर्स भी लफार सबमिट करते हैं और ब्रांच ऑडिटर्स भी लफार सबमिट करते हैं। सेंट्रल स्टेट ऑडिटर्स मैनेजमेंट को सबमिट करते हैं और जो ब्रांच ऑडिटर्स हैं वो सेंट्रल स्टेट ऑडिटर्स को सबमिट करते हैं। वो क्या करते हैं सर? सेंट्रल स्टेट ऑडिटर्स को सबमिट करते हैं। इसमें क्या होता है सर? ये क्वेश्चनर की तरह होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग मैटर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। उनके ऊपर अपने को कमेंट्स देने होते हैं। उनके ऊपर क्या करना होता है सर? अपने को कमेंट्स देना होता है। ये लफार सबमिट किसको किया जाता है? ऑडिट कमेटी ऑफ बैंक को सबमिट किया जाता है। किसको सबमिट किया जाता है सर? ऑडिट कमेटी ऑफ बैंक को सबमिट किया जाता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ कॉपी ऑफ लफार एंड इट्स एजेंडा विद द बोर्ड व्यूज आरबीआई को सबमिट किया जाता है विद इन 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ लफार बाय द सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। तो सर पार्टिकुलरली जब आपने बोर्ड को लफार सबमिट कर दिया उसके 60 डेज के अंदर क्या करना है सर? आरबीआई को भी सबमिट करना है। उसके 60 डेज के अंदर क्या करना है सर? आरबीआई को भी सबमिट करना है। अब देखना सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे केस स्टडी क्वेश्चंस बनते हैं। ब्रांच लेवल पे आपको कहीं भी क्रेडिट, कहीं भी कंट्रोल्स में कुछ कमी नजर आई, ब्रांच लेवल पे आपको कहीं भी कंट्रोल्स में कुछ कमी नजर आई, क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम में कमी नजर आई, आपको लफार रिपोर्ट में हाईलाइट करना है। आपको क्या करना है सर? लफार रिपोर्ट में हाईलाइट करना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल का, इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है मॉड्यूल का कि ऑडिटर ने देखा, ऑडिटर ने नोटिस किया that cash credit limits to the borrowers were enhanced during the year, but there were no records pertaining to assessment of enhanced working capital requirements in respective borrower files. The branch is unable to show the assessment in the system either. तो इसका मतलब सर क्रेडिट अप्रेजल की कमी है ब्रांच लेवल पे। आपको उन डेफिशिएंसीज को कहां रिपोर्ट करना है सर? लफार में रिपोर्ट करके चलना है। कितने अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हो सकते हैं या सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं जो स्टैट ऑडिटर्स इशू करेगा? एक तो सर स्टैट ऑडिट रिपोर्ट हो गया, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हो गया, 143(12) वाला रिपोर्ट हो गया, एक एसएलआर के ऊपर रिपोर्ट इशू करना होता है, इनकम रिकॉग्निशन के ऊपर रिपोर्ट इशू करना होता है, राइट, एक सर्टिफिकेट देना होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। तो एक बार रीड करके चलना ज्यादा काम का नहीं है। फिर एक लास्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है अपार्ट फ्रॉम अमेंडमेंट्स इन द चैप्टर, कॉन्करेंट ऑडिट। अब कॉन्करेंट ऑडिट क्या हो गया सर?
बेसिकली जहां डेली बेसिस में आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हो। जहां डेली बेसिस में आप क्या करते हो सर, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हो। स्टैट ऑडिट का तरह नहीं होता कि पहले कांड हो गया फिर अपन वेरीफाई कर रहे हैं। यहां साइमल्टेनियसली क्या चलता है सर, वेरिफिकेशन चलता है। अब यहां पे कॉन्करेंट ऑडिट के अंदर मेनली कौन कौन से एक्टिविटीज कवर्ड होते हैं सर, हाउसकीपिंग कवर्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज कवर्ड होता है, एडवांसेस का एरिया कवर्ड होता है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स हो गया, हाई वैल्यू कैश हो गया, ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन मेनली आता है वो फॉरेन एक्सचेंज और एडवांसेस का आता है। किसका आता है सर, फॉरेन एक्सचेंज और एडवांसेस का आता है कि एक तो कॉन्करेंट ऑडिट में आप फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या देखोगे और दूसरा एडवांसेस में क्या देखोगे। तो सर कॉन्करेंट ऑडिट में फॉरेन एक्सचेंजेस में क्या देखोगे और एडवांसेस में क्या देखोगे। सर लॉजिकल सी चीज है, पहले फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं। तो सोचो जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं तो एएफएम को याद करो। तो एएफएम को याद करो, सोचो दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आते हैं जब फॉरेन एक्सचेंज की बात होती है। सर हमने एएफएम में कॉन्सेप्ट पढ़ा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, बिल्कुल सही बात है, पर है ना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट फॉरेक्स में, एक्सटेंशन, कैंसिलेशन, नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट पढ़ा है ना। तो एएफएम के एंगल से पढ़ा तो ये 2-3 वर्ड दिमाग में आए। अब अकाउंट्स के एंगल से सोचो कि फॉरवर्ड एक्सचेंज से क्या दिमाग में आएगा। अकाउंट में तो हमने आज तक एक ही चीज सीखा है, डेबिट क्रेडिट, यानी इनवर्ड रेमिटेंस आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस आउटवर्ड रेमिटेंस। तो बन गया पॉइंट तुम्हारे। एक चेक कर लेना कि इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस प्रॉपर्ली अकाउंट हुआ कि नहीं। दूसरा एग्जामिन कर लेना एक्सटेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। तीसरा देख लेना कि जो भी बैलेंसेस इन नॉस्ट्रो अकाउंट्स इन फॉरेन करेंसीज लिमिट के अंदर है कि नहीं। चौथा रिकंसिलेशन इंश्योर कर लेना नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट का। और फाइनली कहीं भी कुछ समझ ना आए तो एक पॉइंट लिख के आई जाना, कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस। यहां भी 5वां पॉइंट यही है, कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइंस। एडवांसेस में क्या क्या चेक करोगे सर, एडवांसेस प्रॉपर्ली सैंक्शनड है कि नहीं, ऑथराइज्ड है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया कि नहीं। 2-3 पॉइंट तो वही जनरल है। उसके अलावा एडवांसेस देने के बाद फॉलोअप वगैरह हो रहा है कि नहीं, स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह आ रहे हैं कि नहीं, लिमिट्स का रिन्यूअल हो रहा है कि नहीं, फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा, फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा। ये सारे जेनरिक नेचर के पॉइंट हैं। फिर जो क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांसेस है वो आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं। जो क्लासिफिकेशन होगा एडवांसेस का, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, तो वो क्लासिफिकेशन आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से है कि नहीं। और फाइनली एडवांसेस में सबसे ज्यादा घपलेबाजी आजकल कहां होती है सर, एलसी इशू करने में। ज्यादातर ब्रांच क्या कर रही है, अपने लिमिट से ज्यादा एलसी इशू कर रही है या फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के लिए एलसी इशू कर रही है। तो आप ये चेक करोगे कि जो भी एलसी इशू किया गया है बाय द ब्रांच, क्या वो विद इन द डेलीगेटेड पावर है और क्या जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शंस के लिए हैं। तो ये सारी चीजें आ गई सर एडवांसेस के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्करेंट ऑडिटर, बोला सर कॉन्करेंट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की बात करें तो बैंक का खुद का स्टाफ भी कर सकता है या एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी बोला जा सकता है। अगर खुद का स्टाफ कॉन्करेंट ऑडिट करेगा तो वो वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। एक्सटर्नल कॉन्करेंट ऑडिटर्स का टेन्योर कौन डिसाइड करेगा, ऑडिट कमिटी ऑफ बैंक करेगा। बट मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का हो सकता है, मैक्सिमम टेन्योर 5 साल का हो सकता है। और किसी भी ब्रांच लेवल पे कोई भी कॉन्करेंट ऑडिटर 3 साल से ज्यादा समय के लिए काम नहीं कर सकता। कोई भी ब्रांच लेवल पे कोई भी कॉन्करेंट ऑडिटर 3 साल से लंबे पीरियड के लिए क्या नहीं कर सकता सर, कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें दी हुई हैं। और उसके अलावा एक रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि पार्टिकुलरली जो कॉन्करेंट ऑडिटर के फाइंडिंग्स है उसका एक प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए। ठीक है, उसका क्या होना चाहिए सर, प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए, एक जोन वाइज रिपोर्टिंग होना चाहिए। रिपोर्ट इशू करने से पहले उनको ब्रांच मैनेजर से कंसल्ट करना चाहिए। माइनर इरेगुलरिटीज है तो टाइमली बेसिस में, टाइमली मैनर में रेक्टिफाई करवा देना चलेगा। लेकिन अगर भाई साहब सीरियस इरेगुलरिटी है तो हेड ऑफिस को इमीडिएट बेसिस में रिपोर्ट करना होगा कॉन्करेंट ऑडिटर को। और अगर कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन मिलता है कॉन्करेंट ऑडिटर को तो उनको उसका रिपोर्टिंग चीफ विजिलेंस ऑफिसर को करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन एंड ऑडिट डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा और साथ ही साथ ब्रांच मैनेजर को करना पड़ेगा। तो अगर एक कॉन्करेंट ऑडिटर को फ्रॉड मिलता है तो उसका रिपोर्टिंग चीफ विजिलेंस ऑफिसर को करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को करना पड़ेगा और ब्रांच मैनेजर को करना पड़ेगा, अनलेस ब्रांच मैनेजर इज इन्वॉल्व। ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व है, अगर ब्रांच मैनेजर ही फ्रॉड में इन्वॉल्व है तो उसको रिपोर्ट करके क्या करोगे। बट अदर देन दैट अगर ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व नहीं है तो ब्रांच मैनेजर को भी रिपोर्ट करना होगा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर को करना होगा, इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट को करना होगा, एंड यस आरबीआई को भी करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर जो अपने को किसके अंदर याद रखना है, अमेंडमेंट्स के अंदर याद रखना है, सॉरी अमेंडमेंट्स के अलावा याद रखना है। वो सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो अपने को क्या करना है सर, अमेंडमेंट के अलावा याद रखना है। तो ऑल द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ बैंक ऑडिट आई हैव कवर्ड इट फॉर यू। अगर एनर्जी लेवल में कहीं भी कुछ ऊपर नीचे लगे तो माफ करना, तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी बट एग्जाम पास है बोल के मैंने बोला भाई जैसी भी तबीयत है रिकॉर्ड कर दो, अब बच्चों को वेट मत कराओ।
सो दैट इज वाई मैंने इसका रिकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है ना। तो अब लास्ट में अपन अमेंडमेंट्स वाला पार्ट करेंगे और अपना बैंक ऑडिट पूरा क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखना जो अमेंडमेंट का एरिया ना बेटा, वो काफी टेक्निकल है। उस एरिया में मैं शॉर्टकट नहीं कर सकता, मैं जल्दी जल्दी फास्ट ट्रैक में करा नहीं सकता, एकदम रिवीजन मोड में करा नहीं सकता, वरना कुछ समझ नहीं आएगा। दैट इज वेरी टेक्निकल इन नेचर। तो मेरा जो प्रॉपर अमेंडमेंट वीडियो है ना 27 मिनट का, मैं उसको मर्ज कर रहा हूं यहां पे, ठीक है ना। तो अमेंडमेंट वाला पोर्शन आप वहां से देख लेना। तो पूरा रिवीजन अपन ने कर लिया है इंपॉर्टेंट एरियाज का, और अमेंडमेंट वाले पोर्शन के लिए मैं अमेंडमेंट वीडियो को ही मर्ज कर रहा हूं, बिकॉज तभी आपका अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। अगर मैं सीधा सीधी एकदम फास्ट फास्ट अमेंडमेंट करा दूं 10-12 मिनट में, तो आपके पल्ले बात नहीं पड़ने वाली। तो अमेंडमेंट वाला पोर्शन यार अच्छे से देख लेना चाहिए, तो उसी को 1.5 करके देख लेना। So hello everyone, so this is CA सानिध्य सराफ, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हो, बढ़िया हो, प्रिपरेशन से एकदम अच्छी चल रही है, मस्त चल रही है। तो फटाफट वीडियो को करो लाइक और चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब अपन करने वाले हैं बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स। अब देखना सर, बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स बहुत ही टेक्निकल इन नेचर माने जा रहे हैं इस बार, बट मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ 20 मिनट देना मुझे बेटा, आपका बैंक ऑडिट का अमेंडमेंट्स एकदम सिंपल हो जाएगा। आप बोलोगे सर इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो 20 मिनट आप मुझे देना, और बैंक ऑडिट का चैप्टर सब एकदम अपना बढ़िया से हो जाएगा, ठीक है। याद भी कर लेंगे अपन क्लास में। और साथ ही साथ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब दैट इज समथिंग अंडरस्टूड कि ठीक है यार, एटलीस्ट उतना तो बनता है बॉस, ठीक है। तो देखना सबसे पहले बैंक ऑडिट के अमेंडमेंट्स का है। मेजर बैंक ऑडिट का जो अमेंडमेंट है ना इस बार, वो डीटीएल के कंप्यूटेशन में है। डीटीएल का मतलब क्या होता है सर, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो आपको अगर याद है कि इस बार का जो एग्जाम पेपर था उसमें भी डीटीएल का क्वेश्चन आया था, डीटीएल के कैलकुलेशन का क्वेश्चन आया था कि कौन कौन सी आइटम्स जो होती हैं वो डीटीएल से एक्सक्लूडेड होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें डीटीएल में इंक्लूड नहीं होती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें डीटीएल में इंक्लूड होती हैं। तो उसके अंदर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और उसी लिस्ट के अंदर आईसीआई ने कुछ एडिशंस किया है, ठीक है जी। तो आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम लायबिलिटीज इन डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब लॉजिकली सोचना सर, सबसे पहले अगर हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करें, अगर हम डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज की बात करें, तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज मतलब मोस्टली ये क्या होते हैं पता है, ये आपके करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट होते हैं। ये मोस्टली आपके करंट अकाउंट प्लस सेविंग्स अकाउंट होते हैं, जहां पे मनी इज पेबल ऑन डिमांड, कि कस्टमर ने क्या किया, बैंक में आके पैसा जमा किया, दैट इज पेबल ऑन डिमांड। और उसके अलावा टाइम लायबिलिटीज तो मेनली हमारे एफडीज वगैरह होते हैं, ठीक है। और इनके एग्रीगेट को ही बोला जाता है डीटीएल, दैट इज डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो डिमांड टाइम लायबिलिटीज के अंदर जनरली ना वही सारे प्रकार के, वही सारे लोन्स आने चाहिए जो सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड हो, या करंट अकाउंट से रिलेटेड हो, या एफडी से रिलेटेड हो। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का लोन होगा तो वो नॉर्मली इसमें नहीं आएगा, वो नॉर्मली इसमें नहीं आएगा। ये सिंपल सा लॉजिक याद करके रखना, ठीक है। तो कोई भी लोन जो करंट अकाउंट से रिलेटेड है, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड है, एफडी से रिलेटेड है, तो नॉर्मली दैट इज व्हाट इज गोइंग टू कम इन द डीटीएल। इसके अलावा कोई भी चीज सर डीटीएल में नहीं आने वाला है, ये सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लंबी चौड़ी लिस्ट दी है सर कि क्या क्या चीजें डिटेल में नहीं आएंगी, लंबी चौड़ी लिस्ट दी है। लेकिन सर लंबी चौड़ी लिस्ट है यार, याद कैसे रखें। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने बनाया है, एक सिंपल सा फॉर्मूला अपन ने बनाया है। एमबीए दीदी, एमबीए वाली दीदी, एमबीए चाय वाला तो सुना होगा, अब एमबीए दीदी नहीं, दीदी ने लॉन्च किया एमबीए दीदी। एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, क्या बात है भाई, एमबीए दीदी भागी पटना लोन लेकर, एमबीए दीदी भागी पटना लोन लेकर, भागी नहीं, रन, रन याद रखना, रन। एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, क्या बोलोगे साथ में बोलो, एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर। चलो भाई साथ में बोलो, 5 बार बोलोगे मेरे साथ, रिपीट करोगे, एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर, 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 एमबीए दीदी रन टू पटना लोन लेकर। अब याद रखिएगा सर, डीटीएल के कंप्यूटेशन में ये चीजें नहीं आने वाली है। तो डीटीएल जब कैलकुलेट किया जाएगा तो जो एमबीए दीदी रन कर चुकी है पटना लोन लेकर, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो सबसे पहले M4, सबसे पहले M4 साथ साथ नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले M4 मार्जिन्स, मार्जिन्स हेल्ड एंड कैप्टन सन्ड्री डिपॉजिट्स, मार्जिन्स हेल्ड एंड कैप्टन सन्ड्री डिपॉजिट्स। अगर बैंक ने कोई भी मार्जिन रखा है, अगर बैंक ने कोई भी मार्जिन रखा है अपने सन्ड्री डिपॉजिट में, तो प्रैक्टिकली वो मार्जिन ना रिफंड नहीं करना होता बैंक को,
वो आगे चल के ना क्या होता है, डेटर के साथ एडजस्ट हो जाता है, उस पेमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है, तो वो मार्जिन रिफंड नहीं करना होता बैंक को, ठीक है ना, वो मार्जिन रिफंड नहीं करना होता बैंक को। और कोई भी पैसा जो बैंक को रिफंड नहीं करना होता ना, वो भी डिटेल में नहीं आता है, ठीक है। तो मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स डिटेल में नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डिटेल बैलेंस इंक्लूड्स मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, तो उस मार्जिन को अपने को माइनस करना है। उस मार्जिन को क्या करना है सर, अपने को माइनस करना है। अगली चीज बी, एम बी ए दीदी, यानी बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। याद रखिएगा, बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, liabilities arising on account of utilization of bankers acceptance facility। तो बैंकर कभी कभी क्या होता है सर, इंपोर्टर वगैरह के लिए ना गारंटी दे देता है। तो बैंकर क्या करता है, कभी कभी सर इंपोर्टर के लिए गारंटी दे देता है जब वो माल इंपोर्ट करता है, और हो सकता है आगे चल के इंपोर्टर वहां डिफॉल्ट कर दे, हो सकता है बैंकर वहां, हो सकता है इंपोर्टर आगे चल के वो वहां पे डिफॉल्ट कर दे, और उसकी वजह से लायबिलिटी किसकी आ जाए सर, बैंक की आ जाए। तो वो लायबिलिटी तो है सर, बट वो करंट अकाउंट के नेचर में नहीं है सर, सेविंग्स अकाउंट के नेचर में नहीं है, एफडी के नेचर में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बैंकर्स, बी फॉर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, लायबिलिटीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन अंडर द बैफ फैसिलिटी, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद एम बी ए फॉर क्या क्या था तुम्हारे मन में, ए फॉर अमाउंट, सर पैसा चाहिए अपने को, पैसा, ए फॉर अमाउंट। तो अगर कोई भी अमाउंट रिसीव किया गया है, अगर बैंक ने अमाउंट कोई भी रिसीव किया है फॉर DICGC, फॉर DICGC, तो आपने सुना होगा कि एक ना इंश्योरेंस का गारंटी दिया जाता है, एक इंश्योरेंस का गारंटी दिया जाता है, पार्टिकुलरली जो आरबीआई देती है कि अगर कोई भी बैंक डिफॉल्ट हो गया, तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन, कुछ भी अगर बैंक डिफॉल्ट वगैरह हो गया, तो एक 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाता है, एक 5 लाख तक का इंश्योरेंस प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक एक्सपोर्ट का गारंटी होता है, एक्सपोर्ट का गारंटी स्कीम होता है जिसको बोलते हैं ECGC। तो अगर कोई भी अमाउंट मिला है किस चीज के लिए सर, DICGC के लिए, या फिर अगर कोई भी पैसा मिला है ECGC के लिए, या फिर अगर कोई भी पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से एडॉक सेटलमेंट के लिए या कोर्ट रिसीवर के लिए, तो ये जो लायबिलिटीज होती हैं सर, ये भी अलग नेचर की होती हैं, तो ये भी डिटेल में काउंट नहीं होगा। तो अगर कोई भी पैसा मिला है किससे, DICGC से, या फिर कोई भी पैसा मिला है सर ECG से, या फिर कोई भी पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से फॉर एडॉक सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर वगैरह से, तो ये भी डिटेल में काउंट नहीं होगा। ओके सर, देखो इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर मैं एडवाइस करूंगा, किसी भी टर्म की बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ, बहुत ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, कोई सेंस नहीं बनता। अपने को ये हेडिंग्स याद रखनी है, प्रैक्टिकल सम आएगा, सॉल्व हो जाएगा, वो बता के रखेगा कि डिटेल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की अपने को माइनस करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले MBA, M फॉर मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, B फॉर बैफ, B फॉर बैफ क्या हो गया, बैफ, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, ये वर्ड याद रखना। Liabilities arising on account of utilization under BEP facility. A for amount received, पैसा आया किस चीज का, DICGC, ECGC, इंश्योरेंस कंपनीज फॉर एडॉक सेटलमेंट या कोर्ट रिसीवर। D फॉर हमारा फेवरेट चैप्टर, डेरिवेटिव, फेवरेट तो नहीं है सर, मजे ले रहे हो, ठीक है यार, फेवरेट ही होगा। D फॉर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। तो सर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन आपने बहुत किया SFM में, डेरिवेटिव्स AFM में करते हो यार, सॉरी, अब तो डेरिवेटिव्स कि आपने पार्टिकुलरली वो कॉल वगैरह खरीदा, फिर प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस नीचे चला गया, प्राइस नीचे चला गया, आपने अभी तक बेचा नहीं है, तो अनरियलाइज लॉस है, अनरियलाइज लॉस है। तो यार अभी तक आपने बेचा नहीं है, आपका अनरियलाइज लॉस है, तो उस चीज को भी डिटेल से माइनस नहीं करोगे। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के केस में अगर कोई भी नेट अनरियलाइज गेन या लॉस अराइज होता है फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो सर वो भी डिटेल से माइनस नहीं होगा। तो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस के केस में अगर कोई भी नेट अनरियलाइज्ड गेन या लॉस होता है दैट इज अराइजिंग फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन अंडर द ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, तो वो भी डिटेल से माइनस नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। बिकॉज यार ये डिटेल नाम से पता चल रहा है ना, डिमांड टाइम लायबिलिटी, तो यार फीलिंग नहीं आ रही ये डिटेल के अंदर आ रहा है बोल के। फिर I4 इंपोर्टर, इंपोर्ट बिल्स, माल हमने इंपोर्ट किया सर, इंपोर्ट बिल्स ओके सर, इंपोर्ट बिल्स। अब क्या है यहां पे, क्या बोला गया, अमाउंट रिसीव्ड इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स, ठीक है जी। अमाउंट रिसीव तो हो गया सर इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स, इंपोर्ट बिल्स का अमाउंट हो तो गया, लेकिन अभी तक फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है, अभी तक फाइनल सेटलमेंट पेंडिंग है। प्रोविजनल रेट्स के बेसिस में सेटलमेंट हुआ है, अभी तक फाइनल रेट फाइनल रेट के बेसिस में सेटलमेंट पेंडिंग है। तो सर अमाउंट रिसीव्ड इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स और साथ ही साथ अभी सेटलमेंट पेंडिंग है,
अभी जो सेटलमेंट हुआ प्रोविजनल रेट्स के हिसाब से हुआ है, तो अभी भी हम इसे डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे, अभी भी हम इसे डिटेल का पार्ट नहीं मानेंगे। जब फाइनल रेट्स में सेटलमेंट हो जाएगा तब मानेंगे। इंपोर्ट बिल्स, I4 इंपोर्ट बिल्स, अमाउंट रिसीव्ड इन INR फॉर इंपोर्ट बिल्स एंड हेल्ड इन सन्ड्री डिपॉजिट्स पेंडिंग फाइनल रेट्स। डी फॉर डिस्काउंटिंग, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटिंग, बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया है, लेकिन यहां पे सर बैंक ने बिल डिस्काउंट कराया है, बैंक ने बिल डिस्काउंट करके कस्टमर को दिया नहीं है, बैंक ने बिल डिस्काउंट कराया है किसी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। तो पार्टिकुलरली वहां पे बैंक को पैसे वापस देने भी पड़ सकते हैं, लायबिलिटी है, बट डिटेल वाले नेचर की नहीं है। डिस्काउंटिंग की अलग लायबिलिटी है, अलग कैटेगरी की लायबिलिटी है, काउंट मत करो। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल बाय ए बैंक बाय एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अप्रूव्ड बाय आरबीआई नहीं आएगा। फिर ये दीदी दीदी, ठीक है ना, दीदी, तो डी आई, वापस से डी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। आई फॉर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में इनकम रिसीव मिल गया सर, एडवांस में पैसा मिल गया और नॉन रिफंडेबल है, एडवांस में पैसा मिल गया सर, नॉन रिफंडेबल है, एडवांस में पैसा मिल गया सर, नॉन रिफंडेबल है। ऐसा भी डिटेल में नहीं आता, ये भी डिटेल में नहीं आता। तो अगर कोई भी पैसा एडवांस में मिल जाए, नॉन रिफंडेबल हो, एनुअल फीस वगैरह, तो वो भी डिटेल में नहीं आता। और फिर MBA दीदी, भागी भागी भागी, रन रन रन, R फॉर recoveries, R for recoveries, recoveries from borrowers for bad debts, recoveries from borrowers for bad debts, ठीक है जी। तो पार्टिकुलरली जो भी हमने प्रोविजंस फॉर बैड डेब्ट्स बना के रखे थे सर, उनसे कोई रिकवरी हो गई है, उनसे कोई रिकवरी हो गई है, तो पार्टिकुलरली ये भी डिटेल की लायबिलिटी में नहीं आएगा। उसके बाद रन, U फॉर unadjusted deposits lying in the link branches, unadjusted deposits lying in the link branches for agency business to the extent not adjusted। साहब हुआ क्या है, मान लो कोई अनएडजस्टेड डिपॉजिट है जो लिंक ब्रांच में पड़ा है, फॉर एजेंसी बिजनेस एक्सटेंड नॉट टू बी एडजस्टेड। तो बेसिकली हुआ क्या है, कोई डिपॉजिट है दैट इज लाइंग विद द लिंक ब्रांच, और लिंक ब्रांच को नहीं पता कि दूसरी ब्रांच ने, किसी दूसरी ब्रांच ने ऑलरेडी सेटलमेंट कर दिया। फॉर एग्जांपल कस्टमर का डिविडेंड आया था और दूसरे ब्रांच ने डिविडेंड का पेमेंट कर दिया कस्टमर को, अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता, अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता। तो यार ठीक है ना, लिंक ब्रांच ने सेटलमेंट नहीं किया, किसी दूसरे ब्रांच ने कर दिया, तो अभी तक लिंक ब्रांच को नहीं पता, तो दैट विल नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी, दैट विल नॉट क्रिएट ए लायबिलिटी। तो अगर अनएडजस्टेड डिपॉजिट है दैट इज लाइंग इन द लिंक ब्रांचेस फॉर एजेंसी बैलेंस बिजनेस एक्सटेंड नॉट एडजस्टेड, ये भी डिटेल के अंदर नहीं आएगा। देन क्या बोला था मैंने, रन रन रन, एंड फॉर नेट इनकम टैक्स प्रोविजन। तो जो भी अपने नेट इनकम टैक्स प्रोविजन होगी, मतलब ऑल द टैक्स लायबिलिटीज माइनस द क्रेडिट्स, जो भी टैक्स लायबिलिटीज होगा माइनस क्रेडिट्स, वो भी डिटेल में नहीं आएगा। उसके बाद P फॉर बिकॉज यू नो MBA दीदी रन पटना लोन लेकर, तो P फॉर पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस इन P&L, पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व्स क्रेडिट बैलेंस इन P&L। कैसी कैसी बातें करते हो सर, ये कहां से आएगा डिटेल में, समझ में आता है हमें, तो ये भी नहीं आएगा। और उसके अलावा लोन लेकर भागी, यानी कि लोन लिया, लोन किससे लिया साहब, RBI से लोन लिया, या रीफाइनेंस फ्रॉम एक्सिम, या फिर नेशनल हाउसिंग बोर्ड, या फिर सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर नबार्ड, अगर इन सब से भी लोन लिया है तो वो भी सर अलग प्रकार के लोन्स हैं, वो भी डिटेल में नहीं आएगा, वो भी डिटेल में नहीं आएगा। तो ये लिस्ट एकदम मेमोराइज कर लो भाई, बहुत ज्यादा डेप्थ में गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, इस लिस्ट को एकदम मेमोराइज कर लो कि भाई क्या क्या नहीं आएगा डिटेल में। तो MBA दीदी, साथ में बोलो, MBA दीदी रन टू पटना लोन लेकर। ओके सर, M फॉर margins held and kept in sundry deposits. B for BAF, bolo BAF, bankers acceptance facility, that is liabilities arising on account of utilization under BAF facility. Then A for amount received for DIGC oblique ECGC oblique insurance companies for ad hoc settlement oblique court receiver. D for derivative transactions or net unrealized gain oblique loss arising from derivative transactions under the trading portfolio. I for import bills, amount received in INR for import bills and held in sundry deposits pending final rates. D for discounting of bill by the bank by eligible financial institution approved by RBI.
I for income received in advance which is non-refundable, and R for recoveries from borrower from bad debts. Then run U for unadjusted deposits lying in linked branches for agency business not adjusted, and for net income provisions. P for paid up share capital, credit balance in P&L, and loan from RBI, refinance from Axim, NHB, SEDBI, NABARD. अब उसके अलावा सर क्या क्या आएगा डिटेल में, क्या क्या आएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस आएगा भाई, डिटेल के काउंटिंग में आईएनसी आएगा। तुमको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, आईएनसी ने क्या किया? पैसे अब्रॉड से लिए, विदेश से पैसा लिया, बोरोइंग कहां से ली? अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। आईएनसी ने बोरोइंग अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। क्या लॉजिक बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया? अरे भाई लॉजिक उजिक छोड़ो, याद करो। आईएनसी ने बोरोइंग कहां से ली? अब्रॉड से ली, डिटेल में आएगा। आईएनसी ने बोरोइंग कहां से ली? अब्रॉड से ली भाई साहब, डिटेल में आएगा। आईएनसी क्या है? आईएनसी, I for interest accrued on deposits should be calculated on each reporting fortnight, whether or not such interest is accounted in books of accounts. तो सर जो भी इंटरेस्ट accrue हो रहा है on deposits on the reporting fortnight मतलब क्या होता है सर? 14 days। तो 14 डेज के हिसाब से, फोर्टनाइट के हिसाब से, 2 हफ्ते के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है या डिपॉजिट्स दैट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन ईच रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो सर वो डिटेल के कैलकुलेशन में आएगा, ध्यान रखिएगा। एनसी नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर कोई भी नेट क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में तो वो भी डिटेल में आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहां ध्यान रखने की बात क्या है सर, अगर क्रेडिट एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 years, तो उसको ग्रॉस बेसिस में लेंगे। क्या लेंगे सर? ग्रॉस बेसिस में लेंगे। तो मतलब ग्रॉस बेसिस में लेंगे मतलब डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करेंगे सर, ग्रॉस बेसिस में लेंगे। तो अगर लेस देन 5 years है, अगर ये जो नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लेस देन 5 years है, तो सर तब तो हम लोग इसको नेट बेसिस में डिटेल में लेंगे। किस में लेंगे सर? नेट बेसिस में डिटेल में लेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट एंट्रीज आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 years, तो ग्रॉस बेसिस में डिटेल में लेंगे, डेबिट माइनस क्रेडिट नहीं करेंगे, ग्रॉस फिगर लेंगे। उसके बाद सी फॉर cash collateral received under collateralized derivative transactions as in this is in the nature of outside liabilities। तो सर यहां सॉरी बीच में साउंड चला गया था। ओके, तो नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, नेट क्रेडिट बैलेंस इन द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ये किया था अपन ने, आईएनसी। तो यहां पे अपन ने क्या बोला सर? वैसे तो नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट आप नेट बेसिस में लीजिए, लेकिन अगर क्रेडिट एंट्री है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में जो कि आउटस्टैंडिंग है 5 साल से ज्यादा, तो आप उसे ग्रॉस बेसिस में लीजिए। ठीक है। उसके अलावा कैश कोलैटरल रिसीव्ड अंडर कोलैटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस, तो सर कोलैटरलाइज्ड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो एक एफएम का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर अगर आप कोई कैश कोलैटरल रिसीव करते हो तो उसको वापस देना पड़ता है, उसको वहां पे वापस देने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो डिटेल में काउंट किया जाता है, वो डिटेल में काउंट किया जाता है। और उसके अलावा जो भी बोरोइंग्स हैं फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन बैंक्स, उसको भी ग्रॉस लेवल पे काउंट किया जाता है। सिंपल सी चीज है। और जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, आर्स अकाउंट विद यू, जो नॉस्ट्रो अकाउंट होता है ना, इंडियन बैंक्स का अकाउंट जो फॉरेन बैंक्स में होता है, उसको भी अपने को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। उसको भी क्या करना चाहिए सर? अपने को केयरफुली स्क्रूटनाइज करना चाहिए। कुछ रेमिटेंस वगैरह आया है, इनवर्ड रेमिटेंस वगैरह आया है, तो डिटेल का पार्ट हो सकता है। उसके अलावा एक नया टॉपिक और इंसर्ट हुआ है यहां पे कि while examining computation of DTL, auditor में specifically examine details of exempted categories। तो सर कुछ exempted categories करके इंसर्ट कर दिया। अब सर यार एक ही बात हो गई, मतलब आप यही मान लो डिटेल में काउंट नहीं होगा, लेकिन अलग से इन्होंने क्या कर दिया? डिटेल में काउंट नहीं होगा में नहीं डालकर अलग से दे दिया exempted कैटेगरी के डिटेल में नहीं आएगा, exempted। ठीक है जी, क्या नहीं आएगा? सिर्फ दो चीजें। सबसे पहला, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एज पर आरबीआई सर्कुलर। तो यहां पे क्या बोला सर? मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, जो पैसा लिया गया है किस चीज के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए सर, और साथ ही साथ अफोर्डेबल हाउसिंग लोन प्रोवाइड करने के लिए। तो यार ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स होते हैं बहुत लंबे लोन्स होते हैं, लंबे टेन्योर के लोन्स होते हैं। हाउसिंग लोन्स जो होते हैं बहुत लंबे टेन्योर के लोन्स होते हैं। और डीटीएल आप समझ सकते हो, नेचर ऑफ डिमांड टाइम लायबिलिटी।
तो बोला कि सर इसको एग्जम्प्ट कर दिया, इसको हमने एग्जम्प्ट कर दिया कि अगर बैंक ने पार्टिकुलरली वहां पे क्या किया है सर, कुछ भी मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटीज ली है, आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वगैरह इशू किया है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स को फाइनेंस करने के लिए, एफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स देने के लिए, तो बहुत नेक काम कर रही है बैंक, इसको हम डिटेल में काउंट नहीं करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको हमने क्या कर दिया, एग्जम्प्ट कर दिया। उसके अलावा एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल FCNR अकाउंट एंड NRE अकाउंट, आपने सुना होगा फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट एंड NRE अकाउंट, दैट इज नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। क्या हो गया ये, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। तो सर ये जो दो अकाउंट्स हैं, ये जो दो अकाउंट्स हैं, एक इंक्रीमेंटल FCNR अकाउंट, एक इंक्रीमेंटल कौन सा अकाउंट हो गया सर, FCNR अकाउंट हो गया, दैट इज द फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। ठीक है जी, तो एक तो हो गया आपका फॉरेन करेंसी का नॉन रेजिडेंट, एक तो हो गया आपका फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट जिसमें डॉलर्स वगैरह होंगे, यूरोज वगैरह होंगे, और एक हो गया नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जिसमें रुपीज वगैरह होंगे। बोला सर इन दो का जो भी एलिजिबल अमाउंट है, एलिजिबल अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव। सर 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, तो सर 3 साल से ज्यादा का मैच्योरिटी है, तो यहां पे हमने बोला है सर एग्जम्प्ट कर दो इसे। तो पार्टिकुलरली FCNR एंड NRE डिपॉजिट अगर 3 साल से ज्यादा मैच्योरिटी है तो बोला एग्जम्प्ट कर दो। 3 साल से ज्यादा मैच्योरिटी है यानी मैच्योर्ड है वो, मैच्योर्ड लोगों को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, है ना, मैच्योर्ड लोगों को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। तो बोला सर इंक्रीमेंटल FCNR एंड NRE डिपॉजिट ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट कर दो। ठीक है जी, तो एग्जम्प्टेड कैटेगरीज में याद रखना दो चीजें हैं। सबसे पहला मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस द इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स, कि भाई ठीक है अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हाउसिंग को फाइनेंस कर रहे हैं। उसके अलावा FCNR प्लस NRE अकाउंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटीज ऑफ 3 years एंड अबव। तो याद रखिएगा सर अगर लेस देन 3 years है, अगर लेस देन 3 years है एग्जम्प्टेड नहीं होगा, अगर लेस देन 3 years है एग्जम्प्टेड नहीं होगा। तो अगर आपको बोला जाए एलिजिबल अमाउंट ऑफ FCNR NRE डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटी लेस देन 3 years, तो याद रखिएगा एग्जम्प्ट नहीं होगा। 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट होगा, 3 years एंड अबव एग्जम्प्ट होगा। ठीक है, अगर आपको बोला जाए मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट आउटस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू फाइनेंस एजुकेशन लोन्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एग्जम्प्ट होगा, टू फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एग्जम्प्ट होगा, टू फाइनेंस मैरिज लोन्स एग्जम्प्ट नहीं होगा, ध्यान रखना। अब ऑडिटर को सर यहां पे एक चीज और वेरीफाई करनी है, ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई लोन्स आउट ऑफ FCNR डिपॉजिट्स एंड इंटरबैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फॉर रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। तो पार्टिकुलरली ऑडिटर को लोन्स वेरीफाई करना है आउट ऑफ FCNR डिपॉजिट्स एंड इंटरबैंक फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स फॉर रिपोर्टिंग इन फॉर्म ए रिटर्न। तो एक फॉर्म ए होता है, पार्टिकुलरली फॉर्म ए वाले रिटर्न में क्या करना है, वेरीफाई करना है, MCQ पर्पस के लिए खाली ध्यान रख लेना। बैंक शुड कन्वर्ट, अब देखना यहां पे क्या लिखा है, बोला सर बैंक शुड कन्वर्ट देयर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज इन USD, ठीक है ना, इन USD, GBP, GBP, JPY एंड यूरो। तो मतलब सर एक तो बोला US डॉलर्स के बारे में, एक बोला ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के बारे में, एक बोला जापानीज करेंसी के बारे में, और एक बोला यूरो करेंसी के बारे में। यानी US वाले मिल गए भाई, ब्रिटेन वाले मिल गए, जापान वाले मिल गए, यूरो वाले मिल गए, ठीक है ना। तो एक US वाले मिल गए, एक अपने ब्रिटेन वाले मिल गए, एक जापान वाले मिल गए, और एक यूरो वाले मिल गए। तो बोला सर अगर पार्टिकुलरली बैंक को क्या करना चाहिए, अगर बैंक की फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज किसमें है सर, US डॉलर्स में है, या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में है, या जापानीज करेंसी में है, या यूरो करेंसी में है, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए एट RBI रेफरेंस रेट्स, उसको रुपीज में कन्वर्ट करना चाहिए एट RBI रेफरेंस रेट्स, ठीक है ना। तो ये चार करेंसी से हमें बहुत प्यार है, बोला US वाली करेंसी से हमें बहुत प्यार है, पाउंड वाली करेंसी से बहुत प्यार है, जापानी वाली करेंसी से तो बहुत ही प्यार है, और साथ ही साथ यूरो। तो इनको पार्टिकुलरली क्या करना चाहिए, अगर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज इन चार करेंसीज में है
तो INR में कन्वर्ट करना चाहिए एट द RBI रेफरेंस रेट, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन किसी और करेंसी की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी सर, स्विट्जरलैंड करेंसी सर, कनाडियन वाली करेंसी सर, तो यहां पे अपने को क्या करना है सर, RBI रेफरेंस रेट यूज नहीं करना है। अपने को RBI रेफरेंस रेट यूज नहीं करना है, पहले अपने को न्यूयॉर्क रेट यूज करके डॉलर्स में कन्वर्ट करना है और फिर डॉलर्स के बाद अपन RBI रेफरेंस रेट लेकर रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। तो एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यूएस डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन, जापानीज, यूरो। अगर बैंक के फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स लायबिलिटीज ये 4 करेंसी में है तो साहब आरबीआई रेफरेंस रेट में कन्वर्जन करना है और अदर करेंसी में पहले न्यूयॉर्क रेट में कन्वर्जन करना है और फिर यूएस डॉलर में कन्वर्जन करना है। एक और पॉइंट यहां पे क्लैरिफाई किया हुआ है, एज पर आरबीआई सर्कुलर फॉर कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज रेफरेंस रेट फ्रॉम एफबीआईएल शुड बी टेकन। ठीक है, तो आरबीआई सर्कुलर के हिसाब से जब भी कन्वर्ट किया जाएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स ऑब्लिक लायबिलिटीज को तो रेफरेंस रेट फ्रॉम एफबीआईएल लिया जाएगा। एफबीआईएल क्या है सर, एक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। एफबीआईएल क्या है, एक भारतीय संस्था है, अगेन जिसका एक्सचेंज रेट वगैरह आप ले सकते हो, और अगर रेफरेंस रेट एफबीआईएल से अवेलेबल नहीं है तो न्यूयॉर्क वाली क्लोजिंग रेट को यूज की जा सकती है फॉर कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू यूएस डॉलर्स। ठीक है जी, तो नॉर्मली एफबीआईएल वाला रेफरेंस रेट ले लेना है। अगर एफबीआईएल रेट अवेलेबल नहीं है तो फिर वहां पे क्या कर ले लेनी है सर, न्यूयॉर्क क्लोजिंग रेट ले लेनी है। वी विल यूज द न्यूयॉर्क क्लोजिंग रेट फॉर कन्वर्जन ऑफ सच करेंसी इनटू यूएसडी। Auditor shall also particularly examine whether the balances in branch adjustment account of foreign countries have been taken into account in arriving at the net balance in branch adjustment account। हमने क्या बोला था सर, हमने बोला था कि जो भी नेट बैलेंस होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में वो डिटेल में काउंट होगा। हमने क्या बोला था, वो डिटेल में काउंट होगा। अब यहां पे क्या बोला है सर, ऑडिटर शुड ऑल्सो पार्टिकुलरली एग्जामिन वेदर द बैलेंसेस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट ऑफ फॉरेन ब्रांचेस हैव आल्सो बीन कंसीडर्ड। तो ऑडिटर ये भी पार्टिकुलरली एग्जामिन करेगा कि सर जो फॉरेन ब्रांचेस हैं उनके भी बैलेंसेस को कंसीडर किया गया है कि नहीं, बिकॉज ब्रांचेस है ना वहां पे, तो देशी हो विदेशी हो क्या ही फर्क पड़ता है, देशी भी काउंट हो जाएगा, विदेशी वाले भी काउंट हो जाएंगे। एंड फाइनली बोला गया है एमसीक्यू के लिए एक और पॉइंट अमेंडमेंट का, ऑडिटर शुड एग्जामिन करेक्टनेस ऑफ डाटा इन फॉर्म ए रिटर्न फॉर सीआरआर एंड रिटर्न इन फॉर्म 8 फॉर एसएलआर। तो बोला सर सीआरआर के लिए होता है फॉर्म ए और एसएलआर के लिए होता है फॉर्म 8। क्या बात है भाई, सीआरआर के लिए फॉर्म ए, एसएलआर के लिए फॉर्म 8, सीआरआर के लिए फॉर्म ए और एसएलआर के लिए क्या है सर, फॉर्म 8। तो पार्टिकुलरली ऑडिटर एग्जामिन करेगा करेक्टनेस ऑफ डाटा इन फॉर्म ए रिटर्न फॉर द सीआरआर एंड फॉर्म 8 फॉर एसएलआर ऑन सैंपल बेसिस। ठीक है जी, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खाली एमसीक्यू के लिए काम का है। और सर यही सारे अमेंडमेंट्स हैं जो अपने बैंक ऑडिट्स के अंदर हैं जो कि आपको याद रखना है। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा बहुत गहराई में जाना, बिकॉज बहुत गहराई में जाके यहां कोई सेंस नहीं बनता, सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको ये टेक्निक याद है जो मैंने आपको सिखा दिया तो आपका काम हो गया सर। तो डिटेल में क्या क्या, डिटेल में पार्टिकुलरली अगर बात करें तो क्या क्या नहीं आएगा, एमबीए दीदी रंटू पटना लोन लेकर नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोरोइंग लिया विदेश से, इंक्लूड हो जाएगा। वो पूरा लिस्ट बना के ना लिख के 3-3 बार लिख लेना, 3-3 बार लिख के एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और उसके अलावा 2 एग्जम्प्टेड कैटेगरी डिटेल के लिए, मिनिमम एलिजिबल क्रेडिट एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स टू फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स एंड अफोर्डेबल हाउसिंग लोन्स एंड एफसीएनआर एनआरई डिपॉजिट्स ऑफ मैच्योरिटी 3 years एंड अबव। और फिर 2 ये करेंसी रेट वाला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 करेंसीज जो होंगी यूएस डॉलर, पाउंड, जापानीज, यूरो, तो भाई इसमें सीधा सीधे आरबीआई रेफरेंस रेट यूज होगा कन्वर्जन के लिए, बाकी में पहले वो यूएस डॉलर वाला करेंसी यूज होगा, फिर जाके आरबीआई रेफरेंस रेट यूज होगा। तो ये सारी चीजें सर आप क्या करिए बैंक ऑडिट के अंदर याद करके चलिए। थोड़े टिपिकल अमेंडमेंट्स हैं बट जितना टेक्निक मैंने दिया है उस टेक्निक के हिसाब से चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एंड चांसेस है बेटा 90% चांसेस है कि आज अपन ने क्लासेस में जो भी अमेंडमेंट डिस्कस किया है इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले हैं। तो इसी बात पे क्या करो सर, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट।